आज पढ़ के आए हो? पढ़ के आए? ठीक है, पढ़ के आए। इंटरवॉर पीरियड्स पढ़ रहे, ठीक है। और इंटरवॉर पीरियड्स के टाइम में हम लोग हिटलर, मुसोलिनी इन सब के बारे में पढ़ रहे थे। हिटलर, मुसोलिनी से पहले हम लोग ये देख रहे थे कि उस समय में जर्मन, फ्रांस या इटली या फिर रशिया, जो भी कंट्रीज है, इनकी कंडीशन क्या क्या थी, ठीक है। तो ये तमाम कंडीशंस और सर्कमस्टेंसेस देख रहे थे हम लोग। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ तक चले आए थे वाइमर रिपब्लिक, ठीक है। वाइमर रिपब्लिक वो जोन बात कर रहे हैं हम लोग इस समय, जिस समय में यहाँ पर नाजिज्म जैसी पार्टी का उदय हो चुका था। नाजिज्म पार्टी नो डाउट किसकी है? हिटलर की है, ठीक है। और हिटलर ने जिस तरीके से नाजीवाद का उदय किया था, उसके लिए ये वाइमर रिपब्लिक बहुत बड़ी एक संस्था है जो रिस्पॉन्सिबल थी, ठीक है। तो वाइमर रिपब्लिक किस तरीके से नाजीवाद के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, आज उसी की बात करनी है। और हमें हिटलर का उदय भी देखना है, नाजीवाद का प्रिंसिपल भी देखना है कि नाजीवाद है क्या। और नाजीवाद के अलावा अगर हम लोग इसको किसी से कंपेयर करते हैं तो मुसोलिनी के किससे करते हैं? फांसीवाद से, ठीक है। तो फासिज्म या फांसीवाद का क्या प्रिंसिपल है, और दोनों प्रिंसिपल एक दूसरे से अलग कैसे हैं या एक दूसरे से जुड़ते हुए कैसे हैं, तो वो सब चीजें हम लोग को यहाँ पर देखनी है, इसकी चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। तो फिर वाइमर रिपब्लिक कैसे रिस्पॉन्सिबल हुई, इसके बारे में कुछ चीजें कल मैंने आपको बताई। वाइमर रिपब्लिक के बारे में बात करें तो वाइमर रिपब्लिक वो एसोसिएशन है जो जर्मनी के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी के फॉर्म में बना। पॉलिटिकल या राजनीतिक दल ये वो दल था जिसने लीग ऑफ नेशंस की शर्तों को मानते हुए तमाम संधियों के ऊपर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। तो जो भी संधियां इस समय में साइन हुई, जैसे भी संधियां साइन हुई, जर्मनी ने जो भी संधियां साइन करी वो किसके द्वारा की गई थी? वाइमर रिपब्लिक के द्वारा की गई थी, ठीक है। जर्मन के बहुत सारे लोग इस बात के अगेंस्ट में थे कि आपने जो भी संधियां साइन करी हैं, खास करके जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुई थी, वर्साइल की ट्रीटी में जर्मनी के ऊपर बहुत सारी रोक लगी थी, है ना। तो वर्साइल की जो संधि थी उसको लेकर जर्मन के लोग काफी नाराज थे। उसी नाराजगी के गुट में नाजीवाद का एक जो गुट है वो क्रिएट हो रहा था, और इसको क्रिएट कर रहा था हिटलर एक तरफ से। तो वाइमर रिपब्लिक को वो पूरी तरीके से डिमोलिश या खत्म करना चाहता था और उसकी जगह एक नया संस्थान एस्टेब्लिश करना चाहता था। तो हिटलर की आइडियोलॉजी यहीं से क्रिएट होती है, और वाइमर रिपब्लिक किस तरीके से आता है, किस तरीके से जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा ये देख लीजिए। जनवरी 1919 की बात है, वाइमर रिपब्लिक जब यहाँ पे बना था, ये एसोसिएशन यहाँ पे बना, और 1933 तक ये एसोसिएशन चलता रहा। 33 में आकर इसके ऊपर पूर्ण रूप से बैन लग गया, लीगली इलीगली ये 33 तक चला गया। लेकिन 33 के बाद में इसकी पूरी पहचान खत्म हो जाती है, क्योंकि इस पूरे काल के दौरान सिर्फ और सिर्फ हिटलर ही देखने को मिल रहा है ना। तो ये जो एस्टैब्लिश हुआ था, इसने जर्मनी के अंदर सबसे पहली चीज तो लोकतंत्र को एस्टैब्लिश कर दिया। वाइमर रिपब्लिक जैसे ही आया, इसने वहां लोकतंत्र एस्टैब्लिश किया, नाम ही पार्टी में रिपब्लिक है, और जब रिपब्लिक है तो डेमोक्रेटिक जैसी चीजों को, प्रिंसिपल को फॉलो करने की कोशिश लोग करेंगे। दूसरी चीज, फंडामेंटल राइट्स लोगों को देना शुरू किया, उनके मौलिक अधिकार उनको देने की बात की थी इसने, ठीक है। यहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट हुआ करते थे जर्मनी में इस समय, जहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम होता था। ऐसा नहीं था सिर्फ वाइमर ही एक पार्टी थी, ऐसे और भी ऑर्गेनाइजेशंस थे, जिन ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम लोग बात करें तो वो ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर पहले से ही हुआ करते थे, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से धीरे धीरे डिमोलिश होते चले जाते हैं, उसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जैसा इलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है कि इलेक्शन के कॉन्सेप्ट यहाँ पर होते हैं, ठीक है।
वाइमर वाज ब्लेम्ड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी। ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल की बात मैं कर रहा हूँ, ये वही कॉन्सेप्ट है जिसकी अभी हमने बात करी, जिसकी वजह से वाइमर के खिलाफ में लोग हो गए थे कि लीग ऑफ नेशन के द्वारा जबरदस्ती एक ट्रीटी को साइन करवा लिया गया जिसके अगेंस्ट में जर्मन के ही लोग हो गए। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल से इनकी पॉपुलैरिटी जो थी डाउन होना शुरू हो गई। जनवरी 1919 में इस पार्टी का गठन हुआ था। आगे देखिए, वाइमर रिपब्लिक बेसिकली है क्या, एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी आप लोग समझते हो कि समाज के अंदर जो लोकतंत्र है उसके प्रिंसिपल को लाने की ये बात करते हैं, और ये लोग लेके भी है, और इन्होंने यहाँ पर जो भी कार्य किए वो लोगों के लिए ही करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन लोग नाराज इस बात से थे। कहते हैं ना, जिसको मुंह पे एक बार खून लग चुका होता है वो कहाँ फिर शांत बैठता है। इन्होंने तो अपने समय में बिस्मार्क जैसे लोगों को देखा है ना, तो बिस्मार्क जैसे लोगों को देखा है, काबूल जैसे लोगों को देखा है। वैसे वैसे लोग जब वहां पर रहकर किस तरीके के आंदोलन को चलाते हैं, अब यहाँ पर आप एक छोटी सी डेमोक्रेसी लाके दे दोगे, लोग उस बात से खुश नहीं होंगे, और तब बिल्कुल खुश नहीं होंगे जब इतनी बड़ी हार झेल के वर्ल्ड वॉर में हम यहाँ पे और शांति से बैठे हुए। लोग तो चाहते थे बदला लेना यहाँ का, और बदला लेने वाला कोई भी व्यक्ति उन्हें दिख जाएगा, वो उसी को अपना मसीहा बना लेंगे, है ना। तो यहाँ पे लोग शांत नहीं बैठने वाले थे। वर्ल्ड वॉर के बाद में जब ये पार्टी आई, इसने बहुत ही डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को लागू करना शुरू किया। इसी समय कुछ और भी दल थे जो इलेक्शंस में मैंने बोला ना मल्टी पार्टी सिस्टम हुआ करता है यहाँ पे, तो कुछ लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन थे, कुछ राइट ऑर्गेनाइजेशन थे जर्मनी में। ठीक है, जैसे यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी भी हुआ करती थी, डेमोक्रेटिक पार्टी भी हुआ करती थी, जिसमें सोशल डेमोक्रेटिक जिसकी अभी बात कर रहे हैं हम लोग, और पीपल्स पार्टी या नेशनलिस्ट, ऐसे और भी ऑर्गेनाइजेशन थे। एक ऑर्गेनाइजेशन और क्रिएट हो गया था इसमें, जिसको नाजी पार्टी बोलते हैं। ठीक है, NSDAP करके इसको बोला जाता था शॉर्ट में। तो ये नाजी फॉर्म जो हुआ, इस फॉर्मेशन ने इन सारे ऑर्गेनाइजेशन को धीरे धीरे खत्म कर दिया। सारे ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से पूर्ण रूप से जर्मनी के अंदर बैन कर दिए जाते हैं जब नाजी की पार्टी पावर में आती है। अभी तक ये सारे ऑर्गेनाइजेशन आपस में कंटेस्ट करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, और इलेक्शन में जो भी जीतता है वो आगे क्या करता है, यहाँ पर अपना एक दल बना लेता है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी यहाँ पे जीतती है, और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी आगे वाइमर रिपब्लिक को क्रिएट करती है। अभी तक का इतिहास तो जर्मनी का ये है। लेकिन लोग यहाँ से परेशान है वाइमर रिपब्लिक से। एक तो पॉलिटिकली परेशान है कि आपने बदला नहीं लिया, उनके ऊपर पूरी तरीके से उनकी बात मान ली, है ना। उसके अलावा लोग परेशान और है, वो है इकोनॉमिक क्राइसिस से। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस, जितनी भी आर्थिक क्षति हुई थी वॉर के अंदर जर्मनी को रिपे भी तो करना पड़ा बहुत सारा पैसा, और ये पैसा फिर वापस कैसे आएगा। जर्मनी की अर्थव्यवस्था गिरती चली जा रही है, लेकिन वाइमर रिपब्लिक का उसके अंदर किसी भी तरीके का योगदान देखने को नहीं मिल रहा है। ये हालत हो चुकी थी कि बैंकिंग सब डाउन हो चुकी थी, हाइपर इन्फ्लेशन जैसी कंडीशन हो गई थी, मतलब इन्फ्लेशन अपने चरम पर पहुंच चुका था। वहां पे मुद्रास्फीति अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। यहाँ पर इन्होंने क्या करा, जर्मनी ने इस समय नोट छापने शुरू कर दिए, और नोट छापने के बाद इन्होंने मार्केट में नोटों को धीरे धीरे सप्लाई करना शुरू कर दिया। ज्यादा नोट छापते थे और ज्यादा महंगाई बढ़ जाती थी, और छापते थे और ज्यादा महंगाई बढ़ जाती थी। तो जैसे जैसे नोट छापते चले गए, महंगाई और ज्यादा बढ़ती चली गई, और इसने कंडीशन क्या क्रिएट कर दी, हाइपर इन्फ्लेशन की। जर्मनी को लगा था लोगों के पास पैसा नहीं है, अगर हम इनके पास में संपूर्ण मात्रा में पैसा पहुंचा दें तो लोगों की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन क्या पैसा पहुंचा के हर किसी इंडिविजुअल हैंड में आप क्या महंगाई जैसी कंडीशन को रोक पाओगे? नहीं रोक पाओगे। ज्यादा नोटों की छपाई होगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन जैसी कंडीशन क्रिएट होती है। क्यों, कारण क्या है, कोई कारण बताएगा? ज्यादा पैसा होने पर महंगाई और ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, वही तो, वो तो बता ही दो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मनी जब क्रिएशन होता है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन्फ्लेशन। हर किसी के पास वस्तु को पहुंच जाते हैं, मतलब इक्वल हो जाती है ना, मतलब ज्यादा मार्केट में पहुंचा दिए जाते हैं तो हर किसी के पास इक्वल रेट पे पहुंच जाएगा। हाँ, तो हर किसी के पास में अगर पैसा इक्वल रेट में पहुंच गया तो फिर सबके पास में है मात्रा में पैसा, तो वो सबके पास में जब पैसा मात्रा में है तो सब लोग खरीदे जाते, तो फिर उसमें इन्फ्लेशन जैसी चीज क्या आ गई, डिमांड बढ़ जाएगी। हाँ, इस पॉइंट को बोलो कि डिमांड बढ़ जाएगी। बेसिकली जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा ना तो डिमांड बढ़ जाएगा। और डिमांड भी पता है कैसे बढ़ती है, ऐसे नहीं बढ़ती कि सिंपल हमने मान लिया डिमांड बढ़ गई, ऐसे नहीं बढ़ती है डिमांड। डिमांड बेसिकली क्या होती है, पैसे के अकॉर्डिंग बढ़ती है। जैसे एक एग्जाम्पल आप ले लो, किसी मिठाई वाले का एग्जाम्पल मान लो, कोई मिठाई वाला मिठाई बना रहा है बैठ के,
अब मिठाई वाला अगर मिठाई बना रहा है, पैसा नोट छपना शुरू हो गए, एक व्यक्ति के पास में ज्यादा पैसा है, और आप ये भी ध्यान में रखना कि कोई सेकंड व्यक्ति है उसके पास अभी कम पैसा होगा, सबको इक्वल पैसा नहीं बांटा जा सकता समाज के अंदर, है ना। तो एक मिठाई वाला अगर मिठाई बना रहा है, कोई पर्सन पहुंचा जिसके पास में ज्यादा पैसा है, उसने उससे पूछा क्या हिसाब मिठाई दे रहा है, उसने कहा 500 रुपए किलो दे रहे, ठीक है 500 रुपए किलो में वो बोला चलो ठीक है 500 रुपए किलो बांध दो, लेकिन अच्छी वाली देना, लो 20 रुपए ज्यादा रखो, ठीक है। उसने उसे 20 रुपए एक्स्ट्रा में दी क्योंकि उसके पास तो है पैसा। उसने बोला अरे यार 520 में तो मेरी मिठाई बिक रही है, प्रॉब्लम क्या है। फिर दूसरा व्यक्ति आएगा, वो उसको रेट ही 520 बताएगा। जब उसको वो 520 का रेट बताएगा तो ये इन्फ्लेशन बढ़ा 20 रुपए का, सीधा सीधा। अगला व्यक्ति उसको आगे 520 में मजबूर है खरीदने के लिए। 2-3 लोगों ने जब ऐसे खरीद लिया तो उसने क्या करा, रेट ही बढ़ा दिया, बोले 550 में मिठाई मिलेगी। लेकिन वो व्यक्ति जिसके पास में 550 नहीं है, वो कैसे खरीदे उस चीज को, उसके लिए महंगाई है। उनके लिए महंगाई नहीं है जिनके पास पहले से पैसा है और वो जा जाकर 550 में भी खरीदने को तैयार है, तो इस व्यक्ति के लिए महंगाई हो जाएगी। तो नोट छापने का मतलब ये नहीं होता कि समाज में सारे लोगों को इक्वल फॉर्म में नोट दे दिए जाए, ठीक है। तो बेसिक यही चीज होती है कि डिमांड जो थी उसको धीरे धीरे करके क्या करा गया, बढ़ा दिया गया। लोग आए, उन्होंने क्या करा, दुकानदारों की डिमांड को बढ़ा दिया कि भाई तुम हमसे ज्यादा पैसा ले लो, ज्यादा ले लो। उस वजह से महंगाई बढ़ती चली गई। तो ये नोट जब भी छपते हैं यही होता है मार्केट के अंदर, जिनके पास पैसा होता है उनके पास और पैसा चला जाता है, ठीक है। और जिनके पास और पैसा चला जाता है वो लोग फिर इन्फ्लेशन बढ़ाने में कार्य करते हैं। तो फिर नीचे तबके वाला जो है वो वैसा ही रह जाता है, तो उसके ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। एक फर्क पड़ता है, महंगाई उसके लिए बढ़ जाती है। अब सिलेंडर के रेट अगर बढ़ते हैं सारे के सारे, तो इससे मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग परेशान होता है। जिसके पास है पैसा वो तो कोई परेशान नहीं हो रहा है। 50-100 रुपए बढ़ गया तो क्या ही हो गया, उनके लिए तो ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। कुछ नहीं, इस व्यक्ति को ना तो सब्सिडी मिल रही है किसी फॉर्म की, सब्सिडी में भी कहीं ना कहीं घपले देख रहे हो आप लोग कितने ज्यादा चल रहे हैं। और उसके अलावा भी प्रॉब्लम क्या है, हर महीने 50-100 रुपए बढ़ा के वो सिलेंडर के ऊपर प्राइसेस में भी दे रहा है। तो ये प्रॉब्लम निम्न और मध्यम वर्ग को आती है। तो जर्मनी के अंदर ज्यादातर लोग निम्न और मध्यम वर्गीय ही लोग हैं। इसका फायदा सीधा सीधा कौन उठा रहे हैं, ऊपर के लोग उठा रहे हैं, ठीक है। एक सोच और बता दूं मैं, जर्मनी की सोच अभी कम्युनिस्ट बिल्कुल भी नहीं है। इवन हिटलर की सोच भी कम्युनिस्ट बिल्कुल भी नहीं थी। हिटलर साम्यवाद के प्रिंसिपल के ऊपर बिल्कुल भी नहीं सोचता था। हिटलर का समाजवाद के प्रिंसिपल के ऊपर थोड़ा बहुत था, लेकिन वो साम्यवाद के प्रिंसिपल को बिल्कुल भी नहीं अडॉप्ट करना चाहता था। वो चाहता था इससे अच्छा पूंजीवाद आ जाए, क्योंकि पूंजीवादी लोग क्या करेंगे, सरकार का समर्थन करेंगे पैसा देने में, और उससे सरकार अच्छी चलेगी जिससे हम लोगों का भला कर सकते हैं। ये एक आइडियोलॉजी होती है अलग अलग तरीके की। तो हिटलर कभी भी साम्यवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहता था, और ऐसे ही वाइमर रिपब्लिक के लोग भी थे। तो ये जो गणतंत्र था, इस गणतंत्र के द्वारा महंगाई लगातार बढ़ाई चली गई, इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को संभाला नहीं गया, लोग इसलिए और ज्यादा परेशान थे, ठीक है। और देखिए क्या समस्या है, ठीक है। ये समस्या बेसिकली उसी इन्फ्लेशन के दौर की है। उसी समय के फोटोज वोटोज यहाँ पर हैं कि लोगों ने इतने इतने रुपए बर्बाद करना शुरू कर दिए थे कि जो बेसिक भी इनकम लोगों के पास में होती थी, जो हायर कैटेगरी के लोग होते थे, उनपे पैसा जरूरत से ज्यादा आ जाता था। और जरूरत से ज्यादा आने के बाद से ही प्रॉब्लम ये होती थी कि वहां पर एक एक ब्रेड की जो कीमत थी वो कई डॉलर्स में चली जाती थी। कई सारे डॉलर्स में आपको एक ब्रेड खरीदने को मिलता था, और ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी। तो यहाँ पे 2 बच्चों का एक फोटो क्रिएट किया गया है, जिसके अंदर ये बच्चे ऊपर हाथ रख के या दीवार के सहारे चढ़ के जाके ब्रेड को चोरी करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भूखे हैं ये बच्चे। इस पिक्चर को इस तरीके से पिक्चराइज किया गया है यहाँ पे, ठीक है। और एक तरफ है जो गार्बेज के फॉर्म में पैसे को झाड़ के फेंक रहे हैं, बाहर है, या उनके पास में जो पैसा है उसको बर्बाद कर रहे हैं वो लोग। तो 2 तरीके के लोग, 2 सिचुएशन यहाँ पे दिखाई गई है। तो ऐसा जर्मनी इस समय में वाइमर के समय बन चुका था, ठीक है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ। देखिए फिर क्या हुआ 1919 के अंदर यूरोप के अंदर। आपको पता है कि साम्यवाद का प्रिंसिपल हर जगह फैलना शुरू हो चुका था। क्यों? क्योंकि साम्यवाद का प्रिंसिपल वहां पर लेनिन अपना चुके थे। कहां? रशिया के अंदर, है ना, रूस के अंदर, रशिया के अंदर लेनिन ने साम्यवाद के प्रिंसिपल को अडॉप्ट कर लिया था। सारी कंट्रीज ने उसको कट कर दिया। रशिया को इसी वजह से तो कट किया गया था। अब रशिया अलग थलग पड़ा, लेकिन रशिया ने जो प्रिंसिपल अपनाया था साम्यवाद का, वो प्रिंसिपल और कंट्रीज भी धीरे धीरे अडॉप्ट करने की सोच रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था राजा यहाँ पे लोगों के साथ में बहुत अच्छा है। तो राजा जब अच्छा और इतने अच्छे कार्य कर रहा है, लेनिन की कोड याद है आपको, उसने क्या क्या अपने देश के लोगों को देने की कोशिश करी थी, तो उससे सब लोग प्रभावित थे
कि लेनिन मतलब साम्यवाद, और साम्यवाद लोगों के लिए पॉजिटिव होता है। तो ये जो लहर चली थी इस समय पूरे यूरोप के अंदर प्रोटेस्ट और स्ट्राइक चल ही रहा था। ये दौर ही वही चल रहा था कि सारे के सारे लोग किसी एक प्रिंसिपल से प्रभावित होकर वहां पर साम्यवाद को लाना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर जो जर्मन कैपिटलिस्ट क्लास था उसको साम्यवाद से तो डर होगा, क्योंकि जहां साम्यवाद आएगा वहां पूंजीवादियों को रहने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये वही सांप और नेवले वाली लड़ाई है, सिंपल सा, और कुछ नहीं है कि जहां जहां साम्यवाद होगा वहां वहां पूंजीवाद नहीं होगा, और जहां पूंजीवादी होंगी वो साम्यवाद को खा के खत्म कर देंगे। तो ये वही कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से। तो इसमें इनको डर था। अब ऐसे लोग जो कैपिटलिस्ट क्लास थे उन्होंने मदद करना शुरू करी ऐसे व्यक्ति की जो साम्यवाद के एकदम विपरीत होगा। अब वो व्यक्ति था हिटलर। ठीक है, क्योंकि हिटलर साम्यवाद को नहीं पसंद करता है। तो ऐसे लोग के ऊपर पैसा लगाना शुरू कर दो, इसकी पॉपुलैरिटी को ऐसे करके हाई कर दो या उसको ऐसा हाइप दे दो कि जिसकी वजह से ये वाला प्रिंसिपल धीरे धीरे दब जाए। तो प्रोटेस्ट स्ट्राइक जो भी होते थे, आंदोलन होते थे, उसमें ये कैपिटलिस्ट क्लास जो था बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था और मदद किया करता था नाजी जैसे ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, पॉलिटिकल कॉजेस भी थे बहुत सारे। पॉलिटिकल कॉजेस के अंदर बेसिकली लोग जो है इस बात से डरे हुए थे कि उनको लगता था कि जर्मन की जो लैंड है उस लैंड का एक तो बंटवारा कर दिया गया, हमारी पॉलिटिकल टेरिटरी खत्म कर दी गई, अब हमें अपनी पॉलिटिकल टेरिटरी भी वापस चाहिए। तो ये पॉलिटिकल कॉजेस थे, इनकी टेरिटरी खो जाना। इकोनॉमिक कॉजेस, सोशल क्राइसिस आप लोग देख ही लिए ऊपर। ठीक है, इसी के बाद में एक नेशनल सोशलिस्ट पार्टी बनी जिसको नाजी के नाम से जाना जाता है, इन सब प्रॉब्लम को हटाने के लिए। 1919 में इसका फॉर्मेशन हो गया था। फॉर्मेशन के बाद में इसको डायरेक्ट हिटलर ने आके अपने हाथों में नहीं लिया। ठीक है, इसमें क्या है, क्या नोट कर देखो 1920s का दौर आया। 1920s के दौर में नाजी अपने आप को और स्ट्रेंथन कर लेता है। 1919 में फॉर्मेशन के बाद में 1920 में नाजी पार्टी वो पार्टी बन जाती है जो डायरेक्टली लोगों से अपील करती है और अपना मैसेज कन्वे कर देती है कि हमको चाहिए एक्सट्रीम नेशनलिज्म, कि मतलब हम अति राष्ट्रवाद को समर्थन करने वाले लोग हैं। और अति राष्ट्रवाद किसको जन्म दे देता है? अभी हम लोग ने पीछे पढ़ा था, विस्तारवादी नीति को, विस्तारवादी या साम्राज्यवाद बढ़ता है। तो लोगों को यह यकीन होना शुरू हो गया कि हमारी बाउंड्रीज से जो जो टेरिटरीज गई वही पार्टी है जो टेरिटरीज को वापस ला सकती है। तो लोगों को ये यकीन होना शुरू हो गया। 1920s में इसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती चली गई। लेकिन इससे पहले एक अटेम्प्ट और किया गया था, वो अटेम्प्ट किया गया था कैपुश के द्वारा। कैपुश व्यक्ति थे, इन्होंने यहाँ पर इसी वेमर रिपब्लिक को हटाकर अपनी एक नई राइट विंग की पार्टी क्रिएट करने की कोशिश की थी। ठीक है, ये जस्ट आप समझ लो कि नाजी को और ज्यादा हवा या तूल देने वाले व्यक्ति थे। इन्होंने कोशिश करी वेमर रिपब्लिक को हटाने की और उसकी जगह अपनी पार्टी को एस्टेब्लिश करने की, जो कि एक राइट विंग की पार्टी होगी, लेकिन ये उसमें फेल हो गए। ठीक है, ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। इन्हीं का फेलियर मदद करता है नाजी को और ज्यादा पॉपुलैरिटी दिलाने में, क्योंकि लोगों को लगा एक समय में हाँ ये लीडर हो सकते हैं जो शायद हमारी मदद कर पाएंगे। लेकिन वेमर रिपब्लिक के लोग इनको ऊपर नहीं बढ़ने देते। तब कौन आता है सामने? फिर हिटलर आता है। अब 1920s के बाद में हिटलर आके डायरेक्टली इस पार्टी को आकर ज्वाइन कर लेता। ठीक है, ये उन्हीं का म्यूनिक है जो भी हम लोग पीछे बात कर रहे थे। उन्होंने आकर बहुत सारे अपने किसी भी तरीके के लोगों को समझाने की कोशिश करी, लेकिन बाद में हिटलर उसको आगे ओवरकम करता है, वाइमर को खत्म करता है, पुश की पार्टी को खत्म करता है और सीधे सीधे अपने ऑर्गेनाइजेशन को हर जगह अनाउंस कर देता है। ठीक है, यहाँ पे कूप इन जर्मनी हो जाता है। कूप का मतलब हो जाता है तख्ता पलट, हिंदी में बोला जाता है। क्या बोलते हैं? तख्ता पलट। जर्मनी में तख्ता पलट होता है। वाइमर रिपब्लिक को उखाड़ के फेंक दिया जाता है। हिटलर कई सारे लोगों की भीड़ लेकर चढ़ जाता है वाइमर रिपब्लिक के लोगों के ऊपर और सीधा सीधा अनाउंस कर देता है यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ नाजियों का ही यहाँ पर रूल रहेगा। हिटलर को पकड़ा जाता है, पकड़कर जेल भेज दिया जाता है, लेकिन नाजी खत्म नहीं होता है, नाजीवाद खत्म नहीं होता है, वहां नाजीवाद चलता रहता है। हिटलर जेल जाने के बाद क्या और पॉपुलर नहीं हो जाएगा? अभी तक शायद 600-700 लोगों का समर्थन मिलता, लेकिन जेल जाते ही वो समर्थन क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो अब वो समर्थन लगभग 60,000-70,000 लोगों का हो गया और सारे के सारे लोग आकर हिटलर की आइडियोलॉजी को समर्थन देना शुरू कर देते हैं। हिटलर जेल से बाहर आते और जेल से बाहर आने के बाद में
यहां से शुरू होता है राइज ऑफ हिटलर। 23 से लेकर 33 का समय है ये पूरा का पूरा, जब हिटलर अपनी नाजी पार्टी के साथ में यहाँ पर राइज लेना शुरू करता है और उदय करना शुरू कराता है पूरे के पूरे इस प्रिंसिपल का। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल बेसिकली क्या है, वो सीधा तौर पर बोलता है आके कि जर्मनी जैसा ग्रेड पहले था मैं उसको वापस से वैसा ग्रेड बना दूंगा। और ये बात सिर्फ और सिर्फ कहनी होती है, लोग सारे के सारे इस बात पे हामी भी भर देते कि हाँ हिटलर ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो हिटलर बेसिकली अपने डायलॉग डिलीवरी में या स्पीचेस देने में या कहीं ना कहीं एज अ पर्सनैलिटी बहुत ही स्ट्रांग व्यक्ति था। जब वो किसी के सामने खड़ा होकर कुछ भी बोल देता था तो मैस्मराइज्ड हो जाते थे लोग सारे के सारे उसको सुनने के बाद। होते हैं कुछ ऐसे रिलीजियस लीडर्स भी देखते हैं आज के समय में हम, और कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी देखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर उन्होंने एक शब्द बोला तो कुछ लोग मैस्मराइज्ड हो जाते हैं, उन्हें अच्छा लगने लगता है कि हाँ यार ये व्यक्ति जो कह रहा है वो अच्छा कह रहा है, वो सही कह रहा है और इसकी बात माननी चाहिए। तो उस समय के लोग जो भी हिटलर बोला करता था अपनी स्पीचेस में जाकर उसको बहुत ध्यान से सुना करते थे, और उसको सुनने के बाद में वो लोग एग्जैक्टली वही किया करते थे जो हिटलर कहा करता था। इस समय लोग हिटलर के सिर्फ फॉलोअर नहीं बने बल्कि कल्ट फॉलोअर्स बन गए थे। कल्ट मतलब कट्टर फॉलोअर्स बन गए थे। मतलब हिटलर का मतलब है कि नाजी, और नाजी का मतलब ही हमारी जान है। अगर हमें नाजी के लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। तो यहां तक हिटलर की बातों से लोग यहाँ पर इंस्पायर होते थे। ठीक है, तो बेसिकली ये प्रॉमिस करता है बहुत सारे लोगों से, क्या क्या प्रॉमिसेस देता है जिसके बाद नाजी का उदय होता है। जैसे कैपिटलिस्ट क्लास को ये प्रॉमिस देता है कि ये इसको कम्युनिस्ट से बचा लेंगे। ठीक है, जो पूंजीवादी वर्ग है पूरा पूरा जर्मन के अंदर, हम यूरोप के अंदर जो साम्यवाद चल रहा है वो साम्यवाद जर्मनी में नहीं आने देंगे। एक प्रॉमिस, क्योंकि साम्यवाद पूरे यूरोप में चल रहा है, सबको डर है साम्यवाद हमारे यहाँ ना आ जाए, हमारे यहाँ ना आ जाए। हिटलर बोल देता है मैं साम्यवाद नहीं आने दूंगा। ठीक है, आपको कैपिटलिस्ट वालों को हम प्रोटेक्ट करके रखेंगे। तो कैपिटलिस्ट क्या फंडिंग नहीं करेंगे? हिटलर को करते थे फंडिंग, अच्छी तरीके से पैसा था। ठीक है, हिटलर और पॉपुलर इस वजह से हुआ। प्रॉमिस द फार्मर्स पीजेंट टू गेट मार्केट। फार्मर्स पीजेंट या जितना भी किसान वर्ग था उसको भी इन्होंने ये भरोसा दिलाया कि मैं आपके लिए एक ऐसा बाजार या मार्केट भी प्रेजेंट करूंगा आपके लिए जिसमें आपको कभी घाटे नहीं होंगे, आपकी फसलें खराब नहीं होंगी, सभी लोगों को उच्च दाम पर अच्छे रेट पर पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जर्मन की मिडिल क्लास को ये इन्होंने भरोसा दिलाया। मिडिल क्लास को क्या चाहिए था? मिडिल क्लास बहुत ज्यादा गरीबी में नहीं है कि उसको पैसा चाहिए हो, ऐसा तो नहीं है बहुत गरीबी में हो पैसा चाहिए हो, या बहुत अमीरी में हो किसी सोच से बचने की कोशिश कर रहा हो। मिडिल क्लास तो अपना सर्वाइवल कर ही रहा था, तो मिडिल क्लास इनके साथ आगे क्यों ज्वाइन होगा? मिडिल क्लास के अंदर राष्ट्रवाद की भावना तो है। मिडिल क्लास वो व्यक्ति है जिसको जर्मन पहले जैसा चाहिए था, जर्मन की प्राइड वापस चाहिए थी, जर्मन की जो रिस्पेक्ट पूरी दुनिया में बनी हुई थी कि सारे लोग कहते थे कि जर्मन कभी नहीं झुकने वाला किसी भी देश के सामने, हमें वो वाला जर्मनी चाहिए। तो इसने ऐसे लोगों को ये भरोसा दिलाया कि मैं मिडिल क्लास को भरोसा दिलाता हूं कि मैं जर्मन के प्राइड को वापस यहाँ पर ला के रहूंगा, और दिलाया भी आगे चल। अनएम्प्लॉयड पीपल जो भी थे उनको जॉब का पूरा भरोसा दिलाया, और ये बोला कि जितने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्री हमारे यहाँ डिस्ट्रॉय हुई है उन सबको फिर से रिक्रिएट करेंगे, है ना। तो ये फिर से उसको रिक्रिएट करने की बात करते हैं कि इंडस्ट्रीज जो भी हमारे यहाँ मशीनरीज थी हम उसको क्रिएट करेंगे और लोगों के अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी को हटाएंगे, है ना। तो ये प्रॉमिसेस लोगों को पसंद आई हिटलर के द्वारा। वाइमर या सोशल डेमोक्रेटिक पीपल्स कभी भी ऐसी कोई प्रॉमिस करे नहीं थे लोगों से, और अगर करी तो उनकी सरकार भी देख ली लोगों ने, 3-4 साल देख लिया, कुछ नहीं कर पा रहे थे वो लोग। तो जब हिटलर ने ये प्रॉमिसेस दिलाए, और ऐसा व्यक्ति जो प्रॉमिसेस दिलाए जिसकी बातों में जादू हो, तो फिर आप समझ सकते हो कि लोग कितना ज्यादा उससे इंस्पायर हो सकते हैं। ठीक है, तो हिटलर ने जब ये बातें बोली तो लोगों ने इसके समर्थन में जुटना शुरू कर दिया, और ये वही व्यक्ति है जो सिर्फ और सिर्फ जर्मन की प्राइड के लिए जेल होके आया है, तो लोग और ज्यादा इससे कनेक्ट हो गए, है ना। देखिए उसके बाद में क्या हुआ, नाजी का जो प्रोपोगेंडा था, नाजी जो चीजों को फॉलो करती थी, वो फॉलो करने के पीछे बहुत ही सिंपल से प्रिंसिपल थे। उनका बिल्कुल भी ये लेना देना नहीं था कि वो लीगली लॉजिकली हर एक चीज को मानेंगे और हर एक चीज को उस आधार पे करेंगे जो सही होगा, एथिक्स मॉरलिटी कुछ नहीं। हमें चाहिए जर्मन का प्राइड वापस, हमें जर्मनी के लोगों के लिए कुछ करना है, अब उसके लिए पीठ में छुरा भोंकना पड़े हम तैयार हैं। तो इनका प्रोपोगेंडा ही था स्टैब इन बैक। ठीक है,
अगर हमें जरूरत लगेगी तो किसी के पीठ में छुरा भोंकना हम उसके लिए भी तैयार हैं। ठीक है, उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो, वाइमार रिपब्लिक के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने चाकू से गूदा हुआ है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही खत्म कर दिया था। ठीक है, उसके अलावा ये जो है बेसिकली यहाँ पर ये सिंबल जो है आजकल बहुत देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, इसका सिंबल है ये ज्यूस का। ठीक है, तो जो ज्यूस होते हैं उनका सिंबल है ये। तो ज्यूस को इसने ब्लेम किया कि इसने पूरे जर्मन को बर्बाद कर दिया। ज्यूस ने क्या करा है, जर्मन को बर्बाद कर दिया। पहला विश्व युद्ध हम नहीं हारते अगर ये ज्यूस हमें धोखा ना देते। तो इन्हें लग रहा है कि ज्यूस ने हमें मिलके पूरी तरीके से बर्बाद किया है और हम इन ज्यूस को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ज्यूस थे कैपिटलिस्ट उस समय के, पूंजीवादी लोग कुछ हुआ करते थे, और पूंजीवादी लोग मतलब अमीर तबका हुआ करता था। अब अमीर तबका हिटलर डायरेक्ट अगर उनको अटैक करेगा तो उससे जो कैपिटलिस्ट को ये अपने फेवर में लेना चाहते हैं, इनकी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, धीरे धीरे पीछे हटना शुरू कर देंगे। तो इसने एक टॉपिक उठाया, इसने बोला एक ट्राइब है जर्मन ट्राइब। ठीक है, जर्मनी के लोग क्या थे, जर्मन ट्राइब से लेने वाले थे, जर्मन जनजाति होती है तभी उसका नाम पूरा जर्मन बना। ठीक है, तो जर्मन ट्राइब के एक लोग हैं और एक तरफ थे ज्यूइश, जिनको बोला जाता है यहूदी की ट्राइब है, यहूदी जनजाति के फॉर्म में जाने जाते हैं। बोले इन दो ट्राइब में यहूदी जनजाति वाले नीचे लोग हैं, जर्मन ऊपर के लोग हैं, और नीचे वाले लोगों ने जर्मन वाले लोगों को धोखा दिया। तो जनता से पूछा बताओ क्या करना चाहिए, तो लोगों ने बोला मार दो। ठीक है, इसने जनता के बीच में जाके पूछा क्या करना चाहिए, बोला क्या मार दो। तो हिटलर ने बोला इसमें आप मेरा साथ दो, और ये कहते हुए इसने लगभग 50 लाख लोगों को सीधा सीधा मार दिया। लगभग माना जाता है, इससे ज्यादा भी संख्या है ना। तो एक आइडिया है। ठीक है, हिटलर की जो यूथ बनी थी, मतलब मैं वही बता रहा हूँ, जो कल्ट फॉलोअर्स थे इसके एकदम कट्टर समर्थक, यूथ में तो हर कोई हिटलर का फॉलोअर था। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति शायद ही बचा हो कि हिटलर को फॉलो ना करता। तो हिटलर को लगभग बहुत ज्यादा यहाँ पर पॉपुलरिटी मिली थी। हिटलर जो थे अपनी मिलिट्री जो थे इनविंसिबल बनाना चाहते थे, ऐसी मिलिट्री जो कभी हारे ही ना, ऐसी आर्मी जो कभी किसी के सामने घुटने टेके ही ना। ठीक है, क्योंकि इसके सामने आंखों में बार बार वही दृश्य आता है ना कि ये घुटने पे बैठा हुआ है, अमेरिका के सोल्जर इसको छोड़ दे रहे हैं, जाओ इस गरीब को कौन मारे, है ना। तो इसके सामने वही दृश्य था। तो ये अपनी मिलिट्री को, अपनी आर्मी को ऐसा बनाना चाहता था जो हमेशा अजय, ठीक है, इस कभी हारे ही ना। ठीक, तो ये बेसिकली इस आर्मी को इस तरीके से स्ट्रेंथन करना चाहता था। जर्मनी के लोग इन सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा खुश थे कि हिटलर जैसा एक ऐसा नेता हमको मिला। ठीक है, यहाँ पर नाजी पार्टी इलेक्शन लड़ती है। धीरे धीरे नाजी पार्टी, जैसा मैंने बोला, 1933 तक वाइमार रिपब्लिक चली है। 1933 तक वाइमार रिपब्लिक लगातार कोशिश करती रही नाजी को दबाने की, लेकिन नाजी अपनी कोशिशें करते रहते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं 1933 में। इलेक्शंस का ये रिजल्ट होता है 43.9% वोट इनको मिलता है, जिसके आधार पर ये अपनी मेजोरिटी में सरकार यहाँ पर बना ले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉपुलरिटी कहीं ना कहीं अभी इनके हाथों में है। लेकिन जो ज्यूज वगैरह की हत्याएं हुई, जो भी चीजें हुई थी, या उससे पहले इन्होंने जो भी सर्कमस्टेंसेस क्रिएट किए, उससे कुछ तबके नाराज भी थे, तो वो तबके इनको वोट नहीं देते। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस समय वोट परसेंटेज ही 50% था। 50% वोट पड़े थे, और 50% वोट में से 43.9% सीधा कौन ले गया, हिटलर ले गया। तो इस वजह से इसकी पॉपुलरिटी देखी जा सकती है। वाइमार रिपब्लिक को कोलैप्स कर दिया जाता है, और ये 1933 में जनरल इलेक्शन जीतकर नाजी पार्टी अपना सरकार वहां पर बना लेगी। ठीक है, नाजी पार्टी यहां पर जीतती है। जनवरी 1933 में ये जर्मन चांसलर के फॉर्म में शपथ लेते हैं। प्रेसिडेंट नहीं बने वहां पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, वहां के राजा नहीं बने, कौन बने, चांसलर बने। और जर्मन चांसलर मतलब आर्मी के हेड की बात हो रही है, मिलिट्री का हेड बना था हिटलर। ठीक है, जैसे आप लोग देखोगे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर हुआ था। पाकिस्तान में क्या हुआ था, मोहम्मद अली जिन्ना, बोला ना हमने कि वो मोहम्मद अली जिन्ना कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं बना था। ठीक है, वो भी चांसलर की ही पोस्ट पे गया। तो हिटलर वहां पर अपने आप को प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं क्या बनाता है, जर्मन चांसलर बनाता है। अब जब ये चांसलर की पोजीशन लेते हैं, उसके पीछे एक कारण था। वो कारण था, इस समय प्रेसिडेंट थे हिंडनबर्ग, प्रेसिडेंट थे हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग की पॉपुलरिटी बहुत ज्यादा थी। एक सामान्य व्यक्ति सोची समझी बातें किया करता था, और जर्मन के लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहता था। ठीक है, बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन माना जाता था इसको। तो हिंडनबर्ग की भी पॉपुलरिटी थी। लोगों ने अपील भी की थी कि जब आप इलेक्शन जीतेंगे तो हिंडनबर्ग की पोजीशन को वैसे ही रहने दिया जाए।
ठीक है। तो इस वजह से इसने जर्मन चांसलर की शपथ ली और जर्मन चांसलर बन गया, ठीक है। लेकिन हिटलर हिंडनबर्ग को डायरेक्ट हटा भी नहीं सकता था, जनता का समर्थन है अभी मेरे पास में, मैंने हिंडनबर्ग को हटाया तो क्या होगा, ये मेरे ऊपर अटैक कर देंगे या जो भी चीजें ऐसी हो सकती है। तरीका निकाला है इसने, ठीक है। ये बस अपॉर्चुनिटी ढूंढ ही रहा था ये कंसोलिडेट पावर को इकट्ठा करने के लिए कि सारी पावर किसके पास आ जाए, हिटलर के पास आ जाए। अभी इसको पावर्स तो मिल गई इलेक्शन जीत के, लेकिन पूरी पावर, एब्सोल्यूट पावर जर्मन की नहीं मिली है, कुछ पावर मिली है क्योंकि प्रेसिडेंट तो अभी भी है। देखिए क्या हुआ फिर, ठीक हुआ क्या, जर्मन की पार्लियामेंट थी उस समय जिसको रिचस्टैग बोला जाता था, ठीक है। रिचस्टैग पार्लियामेंट, जैसे हर जगह की पार्लियामेंट संसद होती है, वहां की भी पार्लियामेंट थी। अचानक उसमें लग गई आग, ठीक है, आग लगी। अभी कॉन्स्पिरेसी थी उसमें आग लगाना या क्या था कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ लग गई, ठीक है। जब यहाँ पर आग लग गई तो हिटलर ने कम्युनिस्ट को रिस्पॉन्सिबल बता दिया सीधे सीधे कि इसके पीछे सारे लोग कौन जिम्मेदार है, जो साम्यवादी लोग हैं। तो साम्यवादी या कम्युनिस्ट लोग इसके पीछे जिम्मेदार है। हिटलर ने यह आरोप लगाते हुए इमरजेंसी बुलाया और इमरजेंसी का सेशन पार्लियामेंट में कराया और वहां अनाउंस कर दिया इनेबलिंग एक्ट। इनेबलिंग एक्ट मतलब एक ऐसा अधिनियम पारित किया गया जिसके अंदर इसने सारी जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर्स थी उन सबको शिफ्ट करवा दिया एग्जीक्यूटिव पावर्स पे। मतलब जितनी भी आपकी न्यायपालिकाओं की शक्तियां ले लो, चाहे किसी भी तरीके की विधायिका की शक्तियां ले लो, जो भी शक्तियां वो सब किसके पास आ जाएंगी, कार्यपालिका के पास में। और कार्यपालिका है कौन, तो हिटलर, ठीक है। बाहर तो चांसलर, मेन पावर तो उसी के पास में। तो इसने 4 साल के लिए इन सब पे बैन लगाकर सारी पावर्स अपने हाथों में ले ली इस इंसिडेंट के बाद में, ठीक है। और जितनी भी अपोजिशन पार्टी थी सबको बैन कर दिया, ठीक है। अब जितनी भी, चाहे सोशल डेमोक्रेटिक हो जाए या फिर वो नेशनलिस्ट पार्टी हो गई या लेफ्ट विंग राइट विंग की कोई भी पार्टी थी, इसने सारी पार्टी को क्या कर दिया, बैन। तो हिटलर का ये मूवमेंट था और वो अपना मूवमेंट जी रहा था, उसे पता था यही मौका है पूरे जर्मन को अपने पावर में लेने का, और उसको ये मौका भी मिल गया। और जैसे ही इसमें पार्लियामेंट में आग लगी उसने तुरंत एक्ट पास कराया और 4 साल के लिए सारी पावर्स को अपने कंट्रोल में ले लिया। मतलब यहाँ प्रेसिडेंट की भी जो पावर है ना वो भी किसके हाथों में चली आई, हिटलर के हाथों में चली आई। यही वेट कर रहा था वो इस चीज का। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया गया और जर्मनी को बना दिया इसने वन पार्टी स्टेट, ठीक है। वन पार्टी स्टेट का मतलब सिर्फ और सिर्फ नाजी पार्टी जर्मनी में है, कोई अपोजिशन नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई इलेक्शन नहीं, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसने इस तरीके के जर्मनी को बना दिया जो ये चाहता था। देखिए ये बर्लिन के अंदर रिचस्टैग जो जल रहा था उस समय, उसका एक क्लिप लिया गया था यहाँ पर, ठीक है। तो इसी समय में मार्शल लॉ लगा, उसके बाद में इनेबलिंग एक्ट को लाया गया। तो ये बेसिकली पूरी की पूरी वो चीज है जो उस समय के न्यूज़पेपर में पब्लिश की गई थी, ठीक है। जर्मनी वन पार्टी सिस्टम तो बन गई है, वन पार्टी स्टेट बन गई है और इसी पार्टी को केंद्रीयकृत राज्य भी बोल दिया गया और बोला गया सारी शक्तियां केंद्र के पास में है और केंद्र का हेड कौन है, चांसलर है, ठीक है। इस तरीके से हिटलर तो वही अपॉर्चुनिटी ढूंढ ही रहा था। अब इसकी किस्मत अच्छी कहो क्या कहो कि इसी समय में हिंडनबर्ग भी निकल गए, ठीक है। उनकी भी मृत्यु हो गई और जैसे ही उनकी मृत्यु हुई उसने क्या बोल रखा था, पहले ही सब बैन है, नई नियुक्ति तो हो ही नहीं सकती 4 साल तक, ना तो कोई प्रेसिडेंट बन सकता है इस समय। तो सारी शक्तियां तो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट की किसके पास शिफ्ट हो जाएगी, हिटलर के पास। तो इसकी किस्मत भी कह लो, ऊपर वाला भी इसके साथ था इस समय, ठीक है, कि हिंडनबर्ग को बुला लिया अपने पास, तुम आओ इसको करने दो जो कर रहा है, ठीक है। तो हिटलर जो है बेसिकली अपने आप को कंप्लीट अथॉरिटी बना देता है जर्मन की, ठीक है, और अपने आप को फ्यूरर क्रिएट कर देता है या डिक्लेयर कर देता है। फ्यूरर का मतलब यहाँ पर बेसिकली यही प्रेसिडेंट और यही चांसलर, ठीक है। तो इसको बोला जाता है फ्यूरर उस समय में, ठीक है। अब 34 से लेकर 39 तक जो जर्मनी की डेवलपमेंट हुई, जर्मनी जितना भी क्रिएट हुआ वो पूरा किसके अंडर में हुआ, हिटलर के अंडर में हुआ। हिटलर ने जो भी चीजें 34 से 39 तक यहाँ पर अडॉप्ट की वो सारी की सारी चीजें आगे चलकर 39 में कारण बनी किसका, वर्ल्ड वॉर द्वितीय का। अब 34 से 39 पूरी एब्सोल्यूट पावर हिटलर के पास में है और हिटलर अब बढ़ावा देना शुरू करता है नाजीवाद के प्रिंसिपल को। नाजीवाद का वही प्रिंसिपल कि आप पीठ में छुरा भोंको, यहूदियों को मार सकते हो, और तीसरी चीज साम्राज्यवाद को विस्तारवादी नीति के तहत बढ़ाने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये बेसिक 3 प्रिंसिपल्स को ये अपना के आगे बढ़ रहा था।
आराम से आया कर भैया। चलो उसके बाद में क्या हुआ बेसिकली कि हिटलर ने इस समय में जैसे इसके हाथ में पूर्ण रूप से कंट्रोल आया तो इसने क्या किया, ठीक है भैया आके चुपचाप बैठ जाया, बहुत ड्रामे करते तो बोले थे ना घर चले जाना, क्यों व्हाट चेंजेस, क्या हिटलर ने उस समय चेंजेस अडॉप्ट किए जब ये 34 से 39 के दौरान यहाँ पर चांसलर बना, ठीक है। पहली चीज तो डोमेस्टिक चेंजेस किए इसने बहुत सारे। डोमेस्टिक चेंजेस का मतलब जो घरेलू परिवर्तन है, घरेलू परिवर्तन में आप समझ जाइए इसने अपने यहाँ की अर्थव्यवस्था को अच्छा किया होगा, ठीक है। इसने जो भी डोमेस्टिक टेरिटरीज कहीं ना कहीं इधर उधर विस्तारित हो गई थी उन डोमेस्टिक टेरिटरी को वापस से यूनाइट किया होगा कि जो भी हमारी घरेलू बाउंड्रीज है वो तो ना इधर उधर बटे, उनको एक करने की कोशिश की होगी। और दूसरी चीज जो इसने किया वो थी फॉरेन पॉलिसी, यही फॉरेन पॉलिसी कारण बनी थी विश्व युद्ध का, ठीक है। अब जब इसने इस फॉरेन पॉलिसी को अपनाया, ये फॉरेन पॉलिसी जो थी पूरी की पूरी अगेंस्ट में थी ट्रीटी ऑफ वर्साइल के। क्या बोला इसने, ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो साइन हुई है वो अन्यायपूर्ण है, वो जर्मनी उसको मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। लोगों ने बोला कि तुम्हारे जर्मनी ने ही तो साइन किया था, तो बोले वो हमने साइन नहीं किया था, नाजी इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानता। ये मानते होंगे वाइमार रिपब्लिक वाले, लेकिन नाजी इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानता। तो नाजी ट्रीटी ऑफ वर्साइल में या वर्साइल की संधि में जो भी बातें हुई थी उन सबको आज से नकारता है, ठीक है। अब देखिए एक चीज और हुई थी 1926 के अंदर लीग ऑफ नेशन में वो राष्ट्र भी आकर जुड़ गए जो हारे हुए राष्ट्र थे, ठीक है। लीग ऑफ नेशन में 1926 में कौन राष्ट्र जुड़ गए थे, जो हारे थे वो भी जुड़ गए। तो जर्मनी भी अब लीग ऑफ नेशन का पार्ट था, इस बात को ध्यान रखिएगा बस अपने दिमाग में। ऐसा मत सोचिएगा कि 1919 में जब लीग ऑफ नेशन बना तो सारे जीते हुए राष्ट्र उसके पार्ट थे, वहां तक सत्य है। लेकिन बाद में उन लोगों ने क्या बोला, चलो तुम लोग भी आ जाओ, तुम लोग की भी बातें सुन लेते। तो लीग ऑफ नेशन का जर्मनी इस समय सदस्य था, और वही लीग ऑफ नेशन में उसने जाकर क्लियर कर दी इस बात को कि हमारी आइडियोलॉजी बहुत सिंपल और कट है, हम वर्साइल की संधि के किसी भी प्रमाण को मानने को नहीं तैयार, ठीक है। 1926 में जर्मन पार्ट बन गया था उसका लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, हिटलर इस समय में 34 से 39 तक जो भी पॉलिटिकल चेंजेस करता, जिसे जैसे मैंने अभी बात करी, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, या फिर जो शक्तियां थी वो अपने हाथों में लेने की बात हो, वो भी करता है। जैसे पॉलिटिकल चेंजेस में कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए, एलिमिनेट्स प्रोविंशियल राइट्स, जो भी राज्यों की या प्रांतों की शक्तियां थी अभी तक, इसने वो शक्तियां भी सारी छीन ली, और वो शक्तियां छीन के सब अपने हाथों में ले ली। मतलब शक्तियां एक तो केंद्र की होती हैं, और फिर प्रोविंशियल राज्यों प्रांतों की होती हैं, उनमें तो बंटवारा होता है। तो प्रोविंशियल राज्यों के अंदर भी जो शक्तियों का बंटवारा था, इसने उसको भी एलिमिनेट या खत्म कर दिया पूरी तरीके से, और ये सीधा सीधा केंद्रीकृत राज्य बना दिया, प्योर केंद्रीकृत, जहां राज्यों की कोई भी शक्तियां नहीं होंगी। अपोजिशन पार्टीज को अबॉलिश करना भी पॉलिटिकल चेंजेस ही हो जाएगा इसका, जितने भी अपोजिशन थे उनको अबॉलिश कर दिया, ठीक है। और जितने भी पॉलिटिकल अपोनेंट्स थे नाजी पार्टी के अंतर्गत, उनको भी एलिमिनेट कर दिया। नाजी पार्टी में कुछ लोग ऐसे भी थे जो नाजी की विचारधारा से पूर्णतः सहमत नहीं थे। पूर्णतः सहमत का मतलब, बहुत सारे ऐसे लोग भी तो होंगे जो ये बोलेंगे नहीं यहूदियों को मत मारो, बोलेंगे ना, गलत लगेगा उन्हें। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि भाई अपने जर्मन स्टेट को ही पावरफुल कर लो, क्यों बाहर के चक्कर में पड़े हो, फॉरेन पॉलिसी क्यों बना रहे हो, क्यों किसी को अधिग्रहण करना, ऐसे लोग भी होंगे। हिटलर बोला निकलो बाहर, तुम लोग से कोई लेना देना नहीं मुझे, तुम लोग साइड हो लो, मुझे ऐसी आइडियोलॉजी के लोग ही नहीं चाहिए। उसने ऐसे सारे लोगों को अपनी पार्टी से निकाल दिया, और नाजी को एक प्योरीफाइड पार्टी बना दिया, सिर्फ एक थिंकिंग की पार्टी, जिसको इस थिंकिंग पे चलना है मेरे साथ रहे, और जिसको नहीं चलना है बहुत आराम से यहाँ से जा सकता है। और वो आराम से नहीं जाता था। आपको पता है कि हिटलर के जब द्वारा कोई व्यक्ति निकाला जा रहा होगा तो वो कितने आराम से जा रहा होगा, आराम से जा रहा होगा, है ना, ऐसा वाला होगा, ठीक है। तो ऐसे जाता था कोई भी व्यक्ति, तो नो डाउट हिटलर अपनी सेना को कमजोर क्यों करेगा, है ना, ऐसे तो सारे लोग निकल जाएंगे। इकोनॉमिक चेंजेस की बात करेंगे तो इकोनॉमिक चेंजेस या आर्थिक जितने भी परिवर्तन किए उसने, उसके अंदर इसने इंपोर्ट को सबसे पहले रिड्यूस किया, ठीक है। इंपोर्ट को रिड्यूस करने का मतलब, हम जितना भी सामान खरीदते हैं बाहरी चीजों, बाहरी इलाकों से, ठीक है, वो बाहरी इलाकों से हम खरीदी बंद करेंगे सबसे पहले, क्योंकि उसमें हमारा पैसा जा रहा है, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, दूसरे नेशन को पैसा सौंप रहे हैं। तो हम क्यों ना उन चीजों को अपने यहाँ ही प्रोड्यूस करना शुरू करें,
और अपनी ही कंट्री को इकोनॉमिकली मजबूत करें। उसने बोला एक्सपोर्ट ओपन है, जिसको करना है एक्सपोर्ट हमारे यहाँ से हम एक्सपोर्ट करेंगे, जिसको खरीदना है खरीदे, ठीक है। लेकिन इंपोर्ट को रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है। तो इंपोर्ट बेसिकली जो आयात होता है, ठीक है, तो आयात को क्या कर दिया गया था, कम कर दिया गया था, जिससे हमारा पैसा कहीं इधर उधर इन्वेस्ट ना हो, ठीक। इसने उसके लिए करा क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण को अपने यहाँ बढ़ावा दिया जर्मनी के अंदर। जैसे कोल और आयरन इंडस्ट्रीज जो है जर्मनी के अंदर इसने बढ़ाना शुरू करी। आज के समय में भी कोल और आयरन के बहुत बड़े मार्केट हैं जर्मन के अंदर, और जर्मनी से बहुत सारा कोयला और आयरन दूसरी कंट्रीज जा जाके वहां से खरीदती है। तो बहुत सारी कंट्रीज कोल और आयरन में डिपेंडेंट है जर्मनी के ऊपर। इसलिए कई कंट्रीज जो जर्मनी के साथ अच्छे संबंध बनाती है वो कंट्रीज होती है जिनको इनकी डिमांड ज्यादा होती है, ठीक है। तो कोल या आयरन की, भारत के रिलेशन बुरे नहीं है जर्मन के साथ में, जर्मनी के साथ में, ठीक है। तो भारत के रिलेशन भी जर्मनी के साथ में अच्छे, और ऐसे रिलेशंस हैं क्यों, क्योंकि हमें कोल और आयरन की जरूरत बहुत पड़ती है अपने, ठीक है। तो इस वजह से हमें जर्मनी के साथ अच्छे रिलेशन बनाने पड़ते हैं। इसने यहाँ पर 4 ईयर प्लान्स को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पंचवर्षीय प्लान हुआ करते थे, वैसे यहाँ पे 4 ईयर प्लान इसने इंट्रोड्यूस किए थे। तो भारत के अंदर जो 5 वर्षीय प्लान लिए गए थे वो जर्मनी से लिए गए थे, ठीक है। वो 4 साल के प्लान को अपनाया करते थे, हमने आगे चल के 5 साल के प्लान को अपनाया था। तो ये 4 ईयर प्लान इसने इंट्रोड्यूस किए थे, और हर 4 सालों के अंदर अर्थव्यवस्था के अंदर कितने परिवर्तन हो रहे हैं उसका एक पूरा का पूरा ब्यौरा देता था लोगों को कि इतना इतना परिवर्तन हम करने वाले हैं, और ये परिवर्तन इस काल के दौरान होगा। तो ये 4 ईयर प्लान इसी के द्वारा यहाँ पर एस्टेब्लिश किए, ठीक है। पॉलिटिकली सही जा रहा है अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से, इकोनॉमिकली इंटरनली मजबूत कर रहा है, ठीक है। सोशल चेंज देखिए क्या करे इसने। सोशल चेंजेस के अंदर सबसे पहले ज्यूस को खत्म करो, ठीक है, क्योंकि ज्यूस खतरा है जर्मनी के लिए। अगर फिर से ऐसी कोई लड़ाई हुई, अगर हम लोग फिर से किसी बाउंड्री को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे तो ये फिर से आ जाएंगे, और ज्यूस हमें फिर से धोखा दे सकते हैं। तो इस धोखे से ये डरा हुआ था, इसलिए इसने क्या करा, सबसे पहले ज्यूस को हटाना शुरू करा वहां से, ठीक है। उसके बाद में इसने क्या करा, एजुकेशन को प्रमोट करना शुरू करा जर्मन के अंदर, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लिटरेट होना जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है, क्योंकि जब एजुकेशन ज्यादा होगा तो वो डायरेक्ट स्टेट कंट्रोल के अंतर्गत जब एजुकेशन दिया जाएगा तो लोग स्टेट के गुलाम बनना शुरू हो जाएंगे, राज्य के गुलाम बनना शुरू हो जाएंगे। उनको लगेगा कि इसी राज्य ने हमको पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाया है, तो वो लोग सीधा सीधा नाजिज्म को या नाजीवाद को ग्लोरीफाई करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और इससे नाजीवाद का नाम और रोशन होता चला जाएगा, ठीक है। इसने जर्मन रेस, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, जर्मन जाति जो बेसिकली है, तो जर्मन जाति को ज्यादा से ज्यादा एम्फसाइज या प्रमोट करना शुरू करा। तो ज्यादा से ज्यादा जितने भी जर्मन होते थे वहां पर वो सब यूनाइट हो गया, मेजोरिटी उनकी थी, तो जैसा जर्मन की रेस चाहती थी वैसा करती थी। जिसका एक एग्जाम्पल यहाँ के माइनॉरिटीज या ज्यूस की हत्या करना भी इसमें शामिल होता है, ठीक है। तो ये सब करते करते लोग हिटलर को अपना मसीहा समझने लगे कि भाई एक मसीहा आया है जो इतने सारे परिवर्तन कर रहा है, हमारे लिए सब कुछ कर रहा है, तो हम भी हिटलर के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, ठीक है। ये तो परिवर्तन चलिए इंटरनल है बहुत सारे, ठीक है। ये अंदरूनी सारे के सारे जर्मनी के अंदर परिवर्तन कर रहा था, जर्मनी के लोग इससे इंस्पायर हो रहे थे, खुश हो रहे थे। लेकिन दुनिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा था हिटलर का, मेन मुद्दा तो वो है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर की तरफ तो वही चीजें लेके जा रही है। तो इसने दुनिया में क्या परिवर्तन करने शुरू कर दिए कि जिससे दुनिया पे इंपैक्ट पड़ना शुरू कर दिया, है ना। तो ये दूसरा वर्ल्ड वॉर जो क्रिएट हुआ वो जर्मनी की वजह से हुआ बोला जाता है। ऐसा क्या कारण हुआ जिसकी वजह से हिटलर ने ऐसा कौन सा डिसीजन लिया जो ये कंडीशन क्रिएट हो गई, वो है फॉरेन पॉलिसी। इसी को तो बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी। इसने जो भी विदेश नीतियां अपनाई वो इंपैक्ट करी यहाँ पर सीधा सीधा, जिसने भी हिटलर को काउंटर करना शुरू किया, इसने उसको अटैक किया और अटैक करके डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, ठीक। सबसे पहली बात तो रेडिकल नेशनलिज्म, ये वही राष्ट्रवाद है जिसको हम लोग अति राष्ट्रवाद के फॉर्म में जानते हैं, कि जो हिंसात्मक राष्ट्रवाद होता है कि अपने राष्ट्रवाद के लिए वो हिंसा के ऊपर भी उतारू होते हैं, ठीक है। तो जर्मन रेस वही है, उसी के ऊपर बात हो रही है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल को नकारना, इसकी फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति, कि वर्साइल की संधि को हम नहीं मानते। वर्साइल की संधि में अगर बोला गया कि समुद्री इलाकों के ऊपर कंट्रोल जर्मन का नहीं रहेगा, लेकिन नहीं, हम तो करेंगे कंट्रोल, जिसको रोकना आओ फिर लड़ाई लड़वा के, युद्ध लड़वा के, है ना। एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी, विस्तारवादी विदेश नीति है ये। विस्तारवादी विदेश नीति का मतलब अपना एरिया बढ़ाओ, ठीक है। जहां जहां पे जर्मन की पॉपुलेशन रहती है, जहां भी रहती हो, अब उस एरिया के ऊपर जर्मन जाके सीधा कंट्रोल करेगा, ठीक है।
अब ऐसे भारत की पॉपुलेशन अगर अमेरिका में रह रही हो, भारत सोचे नहीं मैं अमेरिका को कैप्चर कर लूंगा क्योंकि मेरी पॉपुलेशन वहां रह रही है, ठीक है। भारत सोचे मैं कनाडा को सेकंड भारत बना दूंगा, तो ये तो बड़ा अजीब सा किस्सा है ना कि ऐसा कहीं हमारे लोग रह रहे हैं, हम उसको भारत ही बनाने पे तुले हुए, ये तो बड़ी अजीब सी चीज है। लेकिन हिटलर की यही आइडियोलॉजी, हिटलर का बोलना है अगर मेरे यहाँ के जर्मनी के लोग किसी देश में रह रहे हैं तो वो जर्मनी मेरा ही है, ठीक है, और वहां मैं उसको जर्मन बना लूंगा। तो ये क्या करता था, जहां जर्मन पॉपुलेशन रहती थी वहां जाता था, अटैक करता था, और कैप्चर हो गया तो अच्छी बात है, वरना डिस्ट्रॉय करके चला आता था। इतना तो करते ही करता था, ठीक है। बोले आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो बर्बाद तो कर दूंगा, ठीक है। तो इसका ये कॉन्सेप्ट था बेसिकली, ठीक। मिलिटरिज्म या सैन्यवाद का जो शासन है इसको ये पूरी तरीके से फॉलो करता था, क्योंकि इसको लगता था हर समस्या का समाधान क्या है, लड़ाई, युद्ध, यही एक समाधान है, ठीक है। तो समाधान किसी तरीके से निकल ही नहीं सकता, दो लोग आपस में अगर लड़ेंगे तभी जाकर समस्या का समाधान हो पाएगा। तो इसको ये लगता था, ये इसकी आइडियोलॉजी थी। ये कभी इस बात पर यकीन ही नहीं रखता था कि ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करो, 4 लोग बैठ के बात करो, बोले नहीं बैठ के बात नहीं करना, हाँ कुछ नहीं, इन सब में टाइम खराब होगा तुम्हारा भी मेरा भी, बाद में रिजल्ट कुछ निकले ना निकले नहीं पता, सीधे आओ बैटलफील्ड में आके लड़ लो, जो जीत जाए उसका सब कुछ, ठीक है। तो ये बैटलफील्ड के ऊपर सीधा सीधा फोकस करता था, ठीक है। वांटेड टू एस्टैब्लिश थर्ड रीच, ये क्या है, थर्ड रीच क्या है, बेसिकली ये थर्ड रीच बनाना चाहता था जर्मन के स्टेट को। थर्ड रीच का मतलब ये समझ लीजिए, जर्मनी के अंदर 3 रीच हुई हैं। ये जो पहली रीच थी उस रीच को बोला जाता था जर्मन का साम्राज्य, जो रोमन साम्राज्य के द्वारा डेवलप किया गया। रोमन एम्पायर का मेजर एरिया तो जर्मनी था, जर्मन से ही सब उदय हुआ पूरा का पूरा रोमन एम्पायर का। तो रोमन एम्पायर एक सबसे बड़ा और सबसे पहला रीच था जिसने पूरी दुनिया के ऊपर अपना इंपैक्ट लागू किया था। तो इसको लगता था वो पहला रीच था, जर्मन की स्टेट वैसे ही पहले जैसी बनानी चाहिए, एक आइडियोलॉजी। फिर सेकंड रीच क्या है, सेकंड रीच है काबूल, बिस्मार्क जैसे लोगों के द्वारा जर्मन स्टेट को ऐसा बना देना जिससे पूरी दुनिया घबराती थी, अरे इस जर्मन के अगेंस्ट में तो नहीं बोलना है। तो एक इंपैक्ट वो देखने को मिला जब हम लोग जर्मनी के यूनिफिकेशन को पढ़ रहे थे, एकीकरण को पढ़ रहे थे, तो ये उसको सेकंड रीच बोलता था। और बोलता था थर्ड रीच अगर कोई व्यक्ति कर सकता है तो वो मैं हूं, और मुझे जर्मन को ऐसा बनाना है कि वो जर्मन से अगेन फिर सारी दुनिया कांपे और डरे, और जर्मन को सुपर पावर में बनाना चाहता। तो ये थर्ड रीच बनाना चाहता था। तो जितने भी कार्य 34 से 39 तक इसने किए, उसके पीछे एक मकसद यही था कि ये जर्मन के अंदर तीसरे रीच का पावरफुल लीडर बनना चाहता था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, और देखिए, और इसकी क्या आइडियोलॉजी थी फॉरेन पॉलिसी में। फॉरेन पॉलिसी में एक चीज है जिसको लिविंग स्पेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लेवेंसराउम करके बोला जाता है इसको जर्मन लैंग्वेज में। लिविंग स्पेस का मतलब रहने की जगह। ये अपने यहाँ के लोगों को रहने की जगहें और ज्यादा देना चाहता था। इसे लगता था जर्मन के लोग सिर्फ और सिर्फ इतने इलाके में रहने के लिए नहीं बने, हम लोग तो बहुत सुपीरियर हैं, और इतने सुपीरियर है कि हमारा तो जो कंट्रोल होना चाहिए वो दुनिया के बहुत सारे इलाकों पे होना चाहिए। तो ये वो लिविंग स्पेस को क्रिएट करना चाहता था जर्मन के लोगों के लिए। मतलब जर्मन के लोग जहां चाहे वहां जाकर रह सकते हैं, वो उन्हीं का इलाका है, जिसको जहां समझ के रहना पड़े वो वहां पे रह सकता है। ऐसा लिविंग स्पेस जर्मन के लोगों के लिए क्रिएट करना चाहता है। इतनी स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी आज के समय में कोई सोच पाएगा? कोई नहीं सोच पाएगा, और उस समय में भी कोई नहीं सोच पाता था हिटलर के अलावा। हिटलर का सीधा मानना था कि पूरी दुनिया के अंदर मैं लिविंग स्पेस क्रिएट करूंगा। अभी तो मैं यूरोप के राज्यों को कंट्रोल में ले रहा हूं, आगे चलकर जब यूरोप के राज्य कंट्रोल में आ जाएंगे तब फिर मुझे विश्व दिखेगा, मुझे अमेरिका दिखेगा, अफ्रीका दिखेगा, एशिया दिखेगा। तो मुझे जहां मौका मिलेगा मैं अपने जर्मन के लोगों के लिए उनके रहने की जगहें बनाना शुरू करूंगा। तो जर्मन के लोगों को हर जगह पे सहूलियतें देना, उनके रहने का इंतजाम करना, उसके लिए इसको क्या करना पड़ता, कुछ टेरिटरीज को कैप्चर करना पड़ता। और वही कैप्चरिंग क्या है, एक लिविंग स्पेस क्रिएट करके देती लोगों को। तो इसकी वन ऑफ द आइडियोलॉजी ये थी कि एक सफिशिएंट लिविंग स्पेस लोगों को ये देना चाहता था, जहां जहां पे लोग चाहे जर्मन के, वो लोग वहां पर जाकर रह सकते हैं, ठीक है। खतरनाक आइडियोलॉजी है, दूर दूर तक लोग फॉलो नहीं कर सकते। हाँ नहीं, बेवकूफी नहीं है, आइडिया है उसका, आइडियोलॉजी कह सकते हो आप उसको। वो चाहता है अपने जर्मन के लोगों के लिए रहना। अब एक बात मुझे बताओ, आपके परिवार में अगर आपके पिताजी हैं घर पे, तो पिताजी क्या चाहते हैं कि मेरे बच्चे को सब कुछ मिले दुनिया का,
हर एक चीज मिले। तो मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे को हर एक वो चीज मिले जो दुनिया के अंदर है, ये पिता मानता है। जो चीज है उसको भी अपना कब्जा करके रखो। ये उसको लगता था मेरा ही है सब कुछ, ये आइडियोलॉजी है उसकी। उसको लगता था कि ईश्वर ने मुझे अगर दुनिया में भेजा है तो मुझे फिर जर्मन रेस के लिए भेजा है, जर्मन रेस के भले के लिए भेजा है। और दुनिया में जो लोग हैं, जैसे भी लोग हैं जो सर्वाइव कर रहे हैं, मैं किसी का सर्वाइवल थोड़ी रोक रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ मेरे लोगों को रहने की जगह दे दो, अपने यहाँ भी दे दो, अपने यहाँ भी दे दो, अपने यहाँ भी दे दो। जो शांति से मान जाए ठीक है, जो नहीं मान रहे चलो हटो, फिर उसको और में छीन लिया करता है ना। तो एक तरीके से वही फादर वाला कंसर्न है इसका जर्मन रेस को लेकर, कि पापा जो चाहते हैं कि नहीं मेरे बच्चे को सब मिले, पूरी दुनिया मिल जाए, तो वैसे ये चाहता था। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। पापा ये थोड़ी चाहते दूसरे का छीन के अपने बच्चे को दे दो। यही तो बताया थी मैंने, ये वाला क्वेश्चन बताया मैंने। मैं कब कह रहा हूँ छीन के देने के लिए कह रहा है, वो तो कह रहा है, आस्क कर रहा है, पूछ रहा है कि तुम मुझे रहने दोगे। वो कहेंगे हाँ रहने देंगे। उसने मना किया, बोले मेरे बच्चे को मना करने वाले होते कौन हो तुम, तो फिर लपेट देगा। ठीक है, और वैसे ये कॉन्सेप्ट है। अब ये आइडियोलॉजी सबके अंदर नहीं होती है, कुछ के अंदर होती है। तभी सिर्फ एक हिटलर ही ऐसा देखा हम लोग ने दुनिया भर में, तो अकेला हिटलर ही ऐसी आइडियोलॉजी का था, है ना। संकी बोला जाता था इसको उस समय, ऐसे ही नहीं संकी बोलते। ठीक है, अभी भी एक संकी है, लेकिन वो ऐसे कार्य नहीं करता। तो देखो ये जो हिटलर है, इसको देखो पूरे पूरे यूरोप को कैसे पकड़ के लेटा हुआ है, दिख रहा है एग्जाम्पल, है ना। पूरा चाहिए उसको, विश्व ही चाहिए पूरा, ठीक है, और चाहता है सबको अपने अंडर में करना। ठीक है, मतलब वही चीज है कि पूरे यूरोप के ऊपर मेरा ही अधिकार हो और हर जगह जर्मन ही रहे, तो ये चाहता था। ठीक है, और ये अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में ये सब चीजें करना भी शुरू कर देता है। नॉर्थ से लेकर साउथ तक हर एक बाउंड्रीज इसको चाहिए थी। उस बाउंड्री में ये सबसे पहले एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में अपनी ऑस्ट्रिया को कंट्रोल में लेता है। किसको? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो कि अलग थलग पड़ चुका था, हंगरी से अलग कर दिया गया था। जर्मन करता है अटैक उसके ऊपर, अटैक करके ऑस्ट्रिया को अपने कैप्चर में ले लेता है। अब ऑस्ट्रिया के ऊपर राजनीतिक कंट्रोल पूरा पूरा किसका? जर्मन का। ठीक है, सुडेंटालैंड बेसिकली वो इलाका है जब हम लोग रशिया के नीचे का इलाका पढ़ते हैं, सार एक इलाका पड़ता था, रशिया के नीचे का पूरा इलाका होता था। सार इलाका अलग करता था यूरोप को, और ये जो जितनी भी रशियन टेरिटरीज थी इसको अलग करने के काम आता। उसके नीचे जितना भी इलाका था ये सब था सुडेंटालैंड। सुडेंटालैंड को कैप्चर करने का मतलब था इसकी बाउंड्रीज पहुंच जाएंगी रशिया तक। तो ये जर्मन ट्राइब धीरे धीरे कहां पहुंच रही थी? रशिया को कैप्चर करने की तरफ बढ़ रहे थे आगे। तो ये चाहते थे कि हम यहाँ पे भी पहुंचे। ठीक है, चेकोस्लोवाकिया वो तो कल आपने देखा ही था, जर्मन से टूट के बना था चेकोस्लोवाकिया, तो इसने वापस चेकोस्लोवाकिया को अपने पार्ट में मिला लिया। लेकिन अभी भी खटक रहा है पोलैंड, क्योंकि ये बहुत बड़ा दुख था जर्मन के लिए कि पोलैंड मेरे हाथों से कैसे चला गया, और पोलैंड को कैप्चर करके रहेंगे। लेकिन पोलैंड ट्रीटी ऑफ वर्साइल का हिस्सा, ठीक है, वर्साइल की जो संधि है वो उसका हिस्सा है। अगर पोलैंड को कैप्चर किया फिर सारे देश आपके अगेंस्ट में चले जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो देखो ऑस्ट्रिया को कंट्रोल में ले रहा है, सुडेंटालैंड को कंट्रोल में ले रहा है, चेकोस्लोवाकिया को कंट्रोल में ले रहा है। सारे कंट्री शांत है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। यहाँ के राजा भी जो है वो भी युद्ध नहीं कर रहे हैं, कह रहे ले जाओ शांति से। मतलब हिटलर के अगेंस्ट में कोई खड़ा भी नहीं हो रहा है। क्यों खड़ा नहीं हो रहा है? इसका पीछे क्या कारण है? हिटलर क्या इतना ताकतवर था कि यूरोप के हर देश को कंट्रोल में ले सकता था और सारे लोग शांत बैठे रहे, कोई कुछ ना बोले। अभी जर्मनी इतना पावरफुल नहीं है कि अमेरिका, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन ऐसी कंट्रीज अगर इसके अगेंस्ट में खड़ी हो गई तो ये उसके अगेंस्ट में खड़ा हो पाए। अभी इतना पावरफुल नहीं है। जर्मनी पावरफुल है लेकिन इतना नहीं है कि चार उसके ऊपर अटैक करें आगे तो आप सिर्फ देखो खड़े होते, ऐसा तो नहीं। फिर भी जो जर्मनी है उससे ये सारे कंट्रीज सिर्फ और सिर्फ बोलते चले जा रहे हैं कि वही कर लो, कंट्रोल में ले लो। क्या कारण? क्योंकि मित्र राज जो संधि हुई थी वर्सालिया की, हाँ, उसके अपोज में थे ये, केंद्र शक्ति के थे, हाँ, तो इनके साथ देने के लिए वो नहीं आ रहे थे, इसीलिए। अच्छा, नहीं देखो वर्साइल की संधि में उनके अपोज में ये स्टेट थे, वो मान लिया। लेकिन मैंने बोला कुछ राष्ट्र जैसे ऑस्ट्रिया, हंगरी वगैरह थे, संधि के बावजूद बाद में आके मिल गए ना लीग ऑफ नेशन में, लीग ऑफ नेशन के पार्ट बन गए। अब लीग ऑफ नेशन की कंट्री के ऊपर अगर कोई अटैक करेगा तो सारे देशों को बोलना चाहिए ना। और जर्मनी क्यों इतना पावरफुल बना रहे हैं ये लोग? ऐसे तो इन्हीं को नुकसान होगा ना, यूएसए को नुकसान नहीं होगा कि जर्मन जब इतना बड़ा एम्पायर बन जाएगा, होगा ना। इतनी बड़ी बड़ी टेरिटरी, ये तो बड़े बेसिक नाम लिखे हैं मैंने, छोटे नाम तो मैंने लिखे नहीं है। इतनी कंट्रीज वो ऑलरेडी कैप्चर कर चुका है।
ठीक है। अब ये वो बड़े नाम है जिसको वो कैप्चर कर रहा है, बड़ी बाउंड्रीज को, तब भी कोई देश नहीं बोल रहा है। 34 से 39 उसने यही किया, कोई देश नहीं बोल रहा। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि सारे देश शांत क्यों हैं और हिटलर अपनी जो भी पॉलिसीज है उसको जो अपनाता चला जा रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, देखो इसको समझो पहले। ठीक, हिटलर सबसे पहले अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपनाते हुए 33 में क्या छोड़ता है, लीग ऑफ नेशन। बोले लीग ऑफ नेशन का मैं कोई पार्ट वार्ट नहीं हूँ, मुझे अपनी विस्तारवादी नीति अपनाना है और लीग ऑफ नेशन इसके लिए रोकेगा। तो बोले लीग ऑफ नेशन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ पर, जिसके अंदर बोला गया था कि सारे जितने भी नेशन हैं अपनी आर्मी की जो पावर है और जो हथियार वो बनाते हैं उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, खत्म करेंगे, जिससे आगे वॉर ना हो पाए। इसने इससे भी विड्रॉ कर लिया, बोला मैं अपने हथियार को कम नहीं करूंगा, मुझे तो और बढ़ावा देना हथियारों को। ये वहां से वापस चला आया। ठीक है, रीइंटीग्रेट सार विद जर्मनी, अभी बताया मैंने, सार के इलाकों को जर्मनी से मिला दिया, जो रशिया के नीचे का इलाका है पूरा का पूरा, इसने उसको भी मिला दिया। ठीक है, और ये कॉन्स्पिरेशन रीइंट्रोड्यूस, इसका मतलब बेसिकली वही है इंडस्ट्रियलाइजेशन, या ज्यादा से ज्यादा रोजगार को बढ़ावा देने के लिए जो विदेशी कंपनी थी उन कंपनीज को भी अपने यहाँ रोक कर इसने उस पर अधिकार कर लिए। तो ये बेसिकली वो हो गया। ठीक है, राइनलैंड का जो इलाका था, राइनलैंड बेसिकली वो इलाका जिसके ऊपर कंट्रोल किसका था, राइन के ऊपर कौन कंट्रोल करता था, राइन टेरिटरी जो थी, हम लोग ने पढ़ा था जब हम लोग जर्मनी का यूनिफिकेशन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उस समय में फ्रांस इसके ऊपर कंट्रोल करता था, फ्रांस की कैप्चरिंग पावर में आता था ये पूरा का पूरा। तो इसने क्या करा, इसको भी पूरा कैप्चर कर लिया और इसको अपने पार्ट में मिला लिया। ठीक है, 1936 में इसने साइन किए मसोलिनी के साथ में एक संधि। ठीक है, मसोलिनी कहां का राजा, इटली का। ठीक है, राजा कह लो या वहां का भी इसे चांसलर ही मान लो। ठीक है, रोम बर्लिन एक्ट जिसको बोला गया, रोम कैपिटल है इटली का, बर्लिन कैपिटल है जर्मनी का। तो यहाँ पर रोम बर्लिन संधि हुई। रोम बर्लिन संधि में ये दोनों एक साथ चले आए। इटली ने बोला मेरी भी वही आइडियोलॉजी है, जर्मनी ने बोला मेरी भी वही आइडियोलॉजी है। ठीक है, क्योंकि जर्मनी के लोग जहां नाजीवाद का उदय देख रहे थे, नाजीवाद के प्रिंसिपल को सपोर्ट करते थे, वही इटली के लोग किसको समर्थन देते थे, फासीवाद को। तो नाजीवाद फासीवाद लगभग सेम प्रिंसिपल है, उसमें 2-3 डिफरेंसेस है, वो मैं बता दूंगा अभी आपको, लेकिन लगभग सेम आइडियोलॉजी के प्रिंसिपल है। तो इसने बोला क्यों ना हम दोनों एक ही हो जाए और एक साथ खड़े हो जाए एक दूसरे के। अब ये भी जो मसोलिनी है ये भी कम्युनिस्ट के खिलाफ है, साम्यवाद के खिलाफ है। ये भी नहीं चाहता साम्यवादी लोग रूल करें या साम्यवाद आए। तो सेम प्रिंसिपल, कैपिटलिस्ट वाले पूंजीवादी लोग हैं दोनों के दोनों। तो ये दोनों तो सब साथ में आ गए, सारे लोग साथ में आ गए। ठीक है, मसोलिनी के साथ में आ गया। फिर ऐसा क्या हुआ कि अभी भी लोग जो हैं देख रहे हैं कि इटली जर्मनी एक हो गया, ये पूरे विश्व को खाते चले जा रहे हैं, कंट्रोल में लेते चले जा रहे हैं, फिर भी सारे लोग खामोश हैं। क्यों खामोश है, अभी भी आंसर नहीं मिला है, अब मिलेगा। ये रीआर्मामेंट वही है कि आर्मी की पावर को और इंट्रोड्यूस करना और हथियार बढ़ाना आपने। ठीक है, एक तरफ तो मसोलिनी है, बीच में हिटलर है और तीसरी तरफ है जापान। ठीक है, जापान, यहां पर संधि हुई जिसको ट्राइएक्सिस संधि बोला जाता है, जिसमें जापान, जर्मनी और इटली, ये तीनों शक्तियां एक साथ मिलकर पूरे विश्व के ऊपर जैसा चाहेंगे परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। सन देख लीजिए कब है, नवंबर 1936 से लेकर नवंबर 1937 तक की ये संधि है जब ये बात चल रही है। और इस दौरान भी विश्व शांत है, वो देख रहा है कि 3 बड़ी मेजर पावर साथ में आई तो डिस्ट्रक्शन हो सकता है और सारे लोगों के मौलिक अधिकार खत्म हो सकते हैं। लीग ऑफ नेशन भी यहाँ कुछ नहीं कर पा रहा है और बड़ी कंट्रीज यूएसए, रशिया सब शांत बैठे हुए हैं, कोई कुछ नहीं करता है। और अगेन फिर यहाँ पर हिटलर की पावरफुल नीतियां दिख रही हैं कि हिटलर कैसे लोगों को कंट्रोल में या कंट्रीज को कंट्रोल में लेता चला जा रहा है। लेकिन फिर भी सब शांत है। क्यों सारे नेशन शांत हैं, ऐसा क्या हुआ है? ये वही वाली बात है पीछे जो हम लोग ने पढ़ी थी। ये देखो, ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं बार बार। वाई ब्रिटेन एंड फ्रांस, खास करके ब्रिटेन फ्रांस की ही बात कर लेते हैं क्योंकि यही मेजर टेक होल्डर थे पूरे के पूरे लीग ऑफ नेशन के। तो इन दोनों ने कोई भी स्टेप क्यों नहीं लिया जब ये सारे के सारे प्रोविजन की सारी ट्रीटी को तोड़ता चला जा रहा था हिटलर? ये क्वेश्चन था, ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन।
ठीक है, ये क्वेश्चन आया था एग्जैक्टली कि हिटलर इतने बड़े बड़े जो स्टेप्स लेता चला जा रहा था, उन नेशंस को लगातार यूनाइट करता चला जा रहा था, उसके बाद में भी लोगों ने, खास करके ब्रिटेन फ्रांस ने, इसके अगेंस्ट में किसी भी तरीके का कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। इंग्लैंड एंड फ्रांस केप्ट ऑन अपीजिंग हिटलर, और ये लोग हिटलर को बढ़ावा देते चले, ठीक है, हिटलर को बढ़ावा देते चले जा रहे हैं। ना बोलना बीच में, कभी रोकना नहीं, कोई स्टेटमेंट ना आना, ये तो बढ़ावा ही देना है ना कि करो तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो। तो उसके दुश्मन कंट्रीज भी उसको नहीं रोक रहे हैं। कारण क्या है इसके पीछे, आप देखो, समझो कारण को। पहली चीज मैंने आपको जो बताई वो चीज ये थी, हिटलर हो या मुसोलिनी, ये साम्यवाद के खिलाफ है ना, साम्यवाद के खिलाफ है। और ये अगर बढ़ेंगे, इनकी पावर अगर बढ़ेगी और ये पावरफुल अगर यूरोप में होंगे, तो यूरोप में कभी साम्यवाद जन्म नहीं लेगा, ठीक है, साम्यवाद कभी भी जन्म नहीं लेगा। और साम्यवाद जन्म नहीं लेगा तो इससे फायदा किसको हो रहा है, पूंजीवादियों को। पूंजीवादी तो कंट्री है ब्रिटेन, पूंजीवादी तो कंट्री है फ्रांस, पूंजीवादी तो कंट्री यूएसए भी है, ये सब पूंजीवादी कंट्री तो है। तो सारी की सारी पूंजीवादी कंट्री बढ़ावा मिलेगा उनको अगर हिटलर मजबूत होगा तो होने दो। वरना अगर हिटलर को इस समय रोका गया, कमजोर किया गया, तो हिटलर जो इतना पावरफुल तरीके से आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से साम्यवाद का प्रिंसिपल कहीं ना कहीं रुका पड़ा है, अगर ये साम्यवाद के प्रिंसिपल को नहीं रोका गया तो एक दिन ये पूरे यूरोप को खा जाएगा। और यूरोप को खाने का मतलब है सारे पूंजीवादियों का यहां से तबादला, खत्म, सब निकल जाएंगे यहां से। और पूरा का पूरा रूल किसका बन जाएगा, जो मार्क्स चाहता था, कार्ल मार्क्स चाहता था, कार्ल मार्क्स चाहता था, लेनिन चाहता था, या स्टालिन बोल रहा है जिस बात को लेकर, मतलब मजदूर और किसान जो है वो पूरी दुनिया पे रूल करेंगे। और ऐसा कभी भी पूंजीवादी लोग नहीं चाहते। सबसे बड़ा कारण यही था हिटलर को ना रोकने का, ठीक है। अब हिटलर को नहीं रोका जा रहा, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण यही था कि हिटलर जिस तरीके से जो भी कंट्रीज को कैप्चर कर रहा है, जो भी एरियाज को कैप्चर कर रहा है, वो सारे के सारे एरियाज कहीं ना कहीं साम्यवाद के सिद्धांत से प्रभावित हैं। ऐसे सिद्धांत यहाँ पे बढ़ावा ले रहे हैं, ऐसे सिद्धांतों को यहाँ पे रोकने के लिए हिटलर को रोकना बहुत जरूरी है। तो ये इस वजह से नहीं रोकना चाहते थे। तीसरी चीज थी इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था में किसी भी तरीके का इन छोटी छोटी कंट्रीज का बड़ा योगदान नहीं था। तो अगर ये हिटलर के अंडर में चली भी जाएंगी तो इससे हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था पे कोई भी प्रभाव खास नहीं पड़ेगा। तो बोले जाने दो, ठीक है। तो इस वजह से हिटलर को नहीं रोका जा रहा है। अब देखिए आगे फिर क्या होगा। ये देखो, जिस चीज से सब लोग डर रहे थे वही हुआ, ठीक है। कौन कौन है, हिटलर है और स्टालिन है, ठीक है। रशिया कौन है, साम्यवादी विचारधारा का सबसे बड़ा प्रमोटर। और सारे लोग अभी तक क्यों नहीं रोक रहे हैं इसको, हिटलर को, कि साम्यवाद को दबा रहा है। हिटलर ने यहाँ पे खेला तगड़ा वाला माइंड गेम, और हिटलर ने बोला कि मैं जो हूँ स्टालिन के साथ में जा रहा हूँ संधि करने। और स्टालिन के साथ संधि करने का मतलब समझ रहा, रशिया की आइडियोलॉजी है साम्यवाद को बढ़ावा देना हो गया ये। तो सारे लोग डर गए इस बात से कि अरे यार ये तो रशिया को बीच में लेके आ रहा है अपने साथ में। अभी ये जापान से दोस्ती करी, फिर इसने इटली से दोस्ती करी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो कम से कम साम्यवादी तो नहीं थे। अब इसने क्या करा, रशिया से पैक्ट कर लिया। इसको भी बोला जाता है नाजी सोवियत पैक्ट। और इसने 10 साल के लिए ये पैक्ट साइन किया। और 10 साल के लिए जब ये पैक्ट साइन हुआ, स्टालिन भी इस वजह से चले आए क्योंकि स्टालिन ब्रिटेन और फ्रांस पर भरोसा नहीं करते थे, ठीक। रशिया पार्ट किसका था, पहले ब्रिटेन और फ्रांस की साइड से तो लड़ रहा था, लेकिन जैसे इसने बैकआउट किया था तो रशिया के ऊपर भी तो इन लोगों ने अटैक करना शुरू किया था। इन्होंने रशिया को भी तो बाहर कर दिया, अलग थलग कर दिया था। तो रशिया बोले मैं तो भरोसा नहीं करूंगा ब्रिटेन फ्रांस पे, तो मैं किसके साथ जाऊंगा, अभी जर्मनी के साथ में जाऊंगा। 10 साल का इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ। हिटलर और स्टालिन जब एक साथ आए तो इस दुनिया के अंदर बहुत ही विचित्र सी चीज है कि एक आइडियोलॉजी का सबसे सुप्रीम व्यक्ति, जो पूंजीवाद का सबसे बड़ा विचारक कहीं ना कहीं कहलाया जा रहा है हिटलर, और एक साम्यवाद का सबसे बड़ा विचारक कहा जा रहा है, ये दोनों जब गले में हाथ डाल के ऐसे घूम रहे हैं तो इससे दुनिया परेशान हो गई, ठीक है। उसे लगा अभी ये यहाँ पे बात फिलॉसफी की है ही नहीं, यहाँ पे बात साम्यवाद या फिर पूंजीवाद की है ही नहीं। कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा हमें नहीं पता, लेकिन हम नहीं बचेंगे, ऐसा यूएसए को लगा, फ्रांस को लगा या ब्रिटेन को लगा। तो उनको ये बात यहां पर आकर समझ में आई कि अगर ये दोनों साथ में आ गए तो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी।
जैसे ये दोनों साथ में आए, हिटलर को चाहिए था पावरफुल अपना कोई ना कोई एंटिटी, कोई ना कोई अपना सहभागी चाहिए था जो उसका साथ दे सके इस चीजों में। हिटलर ने तुरंत अटैक कर दिया पोलैंड के ऊपर। पोलैंड ही चाहिए था, उसे बहुत टाइम से चाह रहा था पोलैंड को लेना। उसने कर दिया पोलैंड पे अटैक और पोलैंड के लोगों को सीधा सीधा मिला लिया अपने राज्य के अंदर। अब यही घटना थी जिससे सेकंड वर्ल्ड वॉर दुनिया के अंदर शुरू हो जाता है। पोलैंड पे अटैक, अभी तक इसने जो भी अटैक किया कोई फर्क नहीं पड़ा, पोलैंड पे अटैक कर दिया तो लोगों ने आरोप क्या लगाया कि तुमने वर्साई की संधि का उल्लंघन किया है। लेकिन एक्चुअल रीजन क्या था? वो ये एक्चुअल रीजन ये, वो तो दिख रहा है रीजन, लेकिन ये रीजन दिख नहीं रहा है। ये रीजन कहीं ना कहीं किसी की दोस्ती हो रही है तो दूसरे नेशन को क्या लेना देना इससे? दोस्ती के ऊपर कहीं कोई पावर तो नहीं छेड़ देगा ना, तो उन्हें रीजन चाहिए था पर्टिकुलर। तो उन्होंने रीजन क्या उठा लिया? रीजन ये उठा लिया कि तुमने पोलैंड को कैसे कंट्रोल में लिया। एक्चुअल रीजन था स्टालिन और हिटलर की दोस्ती, ठीक है। लेकिन रीजन बाद में जो निकल के आया, जो रियल रीजन कहीं ना कहीं वास्तविक कॉज देखा जाएगा, वो क्या था? वो यही था कि ये लोग पोलैंड के ऊपर कब्जा करना चाहते थे, पोलैंड को कब्जा कर लिया गया, इसीलिए स्टालिन और हिटलर ने आपस में दोस्ती की, ठीक है। ये दो एक्सट्रीम लोग हैं और दो एक्सट्रीम लोग जब साथ में चले आए तो समझ लो सारा गणित बिगड़ जाएगा, ठीक है। ठीक है, जैसे ही पोलैंड को अटैक किया गया, ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक है, जो अभी तक सारे के सारे एक्शन इग्नोर कर रहे थे हिटलर के, उन्होंने फाइनली डिक्लेयर कर दिया जर्मनी के ऊपर वॉर, ठीक है। और इस वॉर को सबसे पहले डिक्लेयर करने वाला कौन है? ब्रिटेन, ठीक है। लिखा हुआ उस समय हेडलाइन है यहाँ की। उसी समय में जैसे ही हिटलर ने पोलैंड के ऊपर वॉर डिक्लेयर किया, उसको अपने बॉर्डर में मिलाया, तुरंत ही क्या हुआ? यहाँ पर ब्रिटेन ने डिक्लेयर कर दिया वॉर, जो कि यहाँ पर वॉर बन गया ब्रिटेन वर्सेस जर्मनी, ठीक है। अब ब्रिटेन के कुछ एलाय हैं और इधर जर्मन के कुछ एलाय हैं, तो ब्रिटेन और जर्मन के एलाय अपने अपनी पार्टी को समर्थन देने चले आएंगे, ठीक है। ब्रिटेन के एलाय अभी जैसे फ्रांस देखा हमने, फ्रांस के साथ में यूएसए भी कूदेगा आगे चल के, यूएसए उसका पार्ट बन जाएगा। तो ये मेजर एलाय हैं जो उधर एक तरफ पार्टी में चले जाएंगे। इधर फ्रांस, इधर जो जर्मनी है उसकी दोस्ती पहले से किसके साथ में? इटली के साथ में हो रखी है, जापान के साथ में हो चुकी है और रशिया के साथ में हो चुकी है। तो अगर जर्मनी को कोई आग दिखाएगा तो ये सारे नेशंस आगे बढ़ के उसके ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है। लेकिन जापान अभी थोड़ा सा शांत रहेगा यहाँ पर। जापान लास्ट थोड़ा 1-2 साल बाद आता है वॉर के अंदर, जब उसको लगता है बहुत एक्सट्रीम तरीके से यहाँ पर यूएसए कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तब जापान एंटर करता है, ठीक है। तो वो जापान का रोल क्या, और अंत तक जापान कैसे वॉर में लड़ा रहा और वॉर से पीछे नहीं हटा तब तक जब तक उसके ऊपर न्यूक्लियर हमला नहीं हो गया, ठीक है। 1945 में बोला गया कि ये वॉर खत्म हो गया, एंड हो गया। लेकिन 45 में क्या हुआ? जापान अभी भी लगा हुआ है। जापान यूएसए से पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। सब कह रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं कि जापान विड्रॉ करो तो ये वॉर खत्म हो। लेकिन जापान लगातार एयर स्ट्राइक करे पड़ा था और जापान नहीं उतरा था उस चीज को लेकर। तो फिर मजबूरी में यूएसए ने क्या करा? न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका, ठीक है। हिरोशिमा नागासाकी दोनों जगहों पर बॉम्ब फेंककर फिर जापान को यहाँ पर आके आत्मसमर्पण करना पड़ा, तब जाके ये वॉर रुका। शुरू ऐसे हुआ और खत्म वैसे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा इंटर वॉर पीरियड आपने पढ़ा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि कोल्ड वॉर का इरा, ठीक है। अभी एक कोल्ड वॉर का इरा और आएगा, वो सेकंड कोल्ड वॉर इरा कहलाता है, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से लेकर लगातार का जो एरिया हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद का जो एरिया है पूरा का पूरा, वो एरिया कवर किसमें होता है? सेकंड कोल्ड वॉर के फेज में कवर होता है। अभी उसको भी पढ़ना है। तो ये जो कंडीशंस क्रिएट होती है बेसिकली किसी एक नेशन की वजह से क्रिएट होती है और एक नेशन के किसी छोटे से अटैम्प्ट की वजह से क्रिएट होती है, और जिससे एक बहुत बड़ा वर्ल्ड वॉर क्रिएट हो जाता है। उस समय लीग ऑफ नेशन फेल हुई, ठीक है। बाद में यूनाइटेड नेशन फेल हुआ, आज के समय में फिर यूएनए फेल होता हुआ दिख रहा है आज के समय में। हाँ सर, जैसे पोलैंड को जीत लिया था या बीच में ही ब्रिटेन? नहीं, पोलैंड को उसने अटैक करा और अनाउंस कर दिया कि पोलैंड अब हमारा पार्ट है, अनाउंस कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसने फिर अटैक किया उसके ऊपर, ठीक। तो आज के समय में जैसा हो रहा है, अभी आप लोग देख रहे होंगे रिसेंट में क्या हो रहा है, क्या चीजें हो रही है, सर्कमस्टेंसेस। एक छोटा सा हमला हम लोग ने देखा, हमास ने जो किया था इजराइल के ऊपर, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे हमले होते रहते हैं, एयर स्ट्राइक टाइप की चीजें होती रहती थी, पहले भी होती रहती थी। थर्ड वर्ल्ड वॉर
अभी क्या हुआ, हाँ अभी क्या हुआ, सर्कमस्टेंसेस जो क्रिएट हुई उसमें एक हमास ने इजराइल पे हमला किया। इजराइल लगातार हमले कर रहा है फिलिस्तीन के ऊपर, उधर से हमास भी लगा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ गाजा स्ट्रिप है, एक छोटी सी जगह, एक पट्टी है, सिर्फ लाइन, जैसे रैन लाइन की एक पट्टी थी सिर्फ और सिर्फ, वैसे ही सिर्फ गाजा स्ट्रिप है। उस स्ट्रिप के ऊपर पूरा का पूरा वार है, ठीक है। अब उस स्ट्रिप के ऊपर जब ये दो पावर आई आपस में, ये दो लड़ी, तो इधर से यूएसए आया, यूएसए ने समर्थन देना शुरू कर दिया इजराइल को, अपने हथियार बेचने हैं पूरे पूरे, और बोले हम आपके साथ खड़े हुए, ठीक है। जैसे ये उनके साथ खड़ा हुआ, फिलिस्तीन को सपोर्ट देने के लिए सीधा चलाया ईरान इसकी तरफ आके खड़ा हो गया। ईरान ने बोला कि ठीक है, हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अलग हो सकते हैं, और बहुत बड़े आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है। एक शिया बहुमूल्य इलाका है पूरी तरीके से, और एक सुन्नी वाला इलाका है, ठीक है। लेकिन उसके बाद में भी वो साथ में आगे खड़ा हो गया, तो ईरान इधर से आगे खड़ा हो गया। अब ईरान और यूएसए बहुत बड़े दुश्मन है आपस में, काफी टाइम से। जब से आपने पढ़ा होगा इराक का युद्ध हुआ था अमेरिका के साथ में, जिसमें सद्दाम हुसैन को गिल्टी पाकर उसको फांसी की सजा सुनाई गई थी, तब से ईरान और यूएसए कहीं ना कहीं आपस में बड़े दुश्मन बन गए, ठीक है। तो ये दुश्मनी चलती चली आई है काफी टाइम से, और ये न्यूक्लियर की दुश्मनी है, न्यूक्लियर की दुश्मनी। यूएसए ने बहुत रोक लगा के रखी थी ईरान के ऊपर, लगातार कि ईरान किसी भी तरीके का न्यूक्लियर नहीं बनाएगा। ईरान ने वो सब संधियां तोड़ते हुए न्यूक्लियर बना लिया अपने आप। इस बात से यूएसए नाराज है, और लगातार इनमें कोई ना कोई वैचारिक मतभेद होते रहते हैं। तो जहां यूएसए खड़ा होगा उसके अगेंस्ट भी तो खड़ा होगा ईरान आके, ठीक है। पीछे से अगर रशिया यूक्रेन नहीं चल रहा होता बाई चांस किसी भी तरीके से, तो रशिया सीधा आगे ईरान को सपोर्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। अभी कल की ही इंसिडेंट है कि ईरान ने एयर स्ट्राइक कर दिया सीधा का सीधा, कहां पर, इजराइल के ऊपर। और इजराइल के अंदर फ्रेंच कंपनीज थी, जैसे भारत में फ्रांसीसियों ने कंपनी लगाई थी अपने आगे, अभी इजराइल में कुछ कंपनियां लगी हुई हैं फ्रांसीसियों की, तो वो फ्रांसीसी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर दिया उसने, पूरी तरीके से खत्म कर दिया। लेकिन हमास ने मोसाद मुख्यालय पे भी तो अटैक किया। हाँ, हमास ने भी कल किया, मोसाद वाले पे हमास का भी आया अटैक। तो ये तो अटैक आपस के चल ही रहे, ठीक है। मोसाद सबसे बड़ी आर्मी फोर्स है इजराइल की, अगर आप लोगों को नहीं पता होगा, वो वहीं का संगठन कहलाता है, ठीक है। हाँ, तो वो जासूसी के लिए बहुत पॉपुलर, दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, जिसको जासूसी में अव्वल माना जाता है, ठीक है। तो वो ऐसी संस्था है कि जो संस्था जहां पर चाहे जिसके घर में घुस के उसकी A to Z बाल की खाल निकाल देती है, वैसी उसको इतना इस चीज में एक्सपीरियंस है। अब ये विश्व युद्ध की तरफ कैसे बढ़ रहा है, ये वाला युद्ध जो एक गाजा स्ट्रिप से शुरू हुआ, ईरान एक समर्थन में आ चुका है, और उसने अब हमला करके ये बात प्रूव कर दी कि वो पूरी तरीके से पैलेस्टीन के साथ में खड़ा हुआ है, ठीक है। यूएसए उधर से अब ईरान के ऊपर हमला करेगा, वेट करेगा सही मौके का, और यूएसए करेगा, अभी नहीं, वही कह रहा हूँ, लेकिन हमला करेगा सही मौके का ढूंढ के, और सही मौके का ढूंढ के जैसे यूएसए ने हमला करा, रशिया छोड़ेगा यूक्रेन, उसके साथ करेगा संधि साइन, कहेगा वॉर खत्म, ठीक है, और सीधा संधि साइन करके कूद जाएगा फिर इस वॉर के अंदर आकर। और लड़ाई विश्व युद्ध हमेशा कोई 20 इलाकों में नहीं हुई है, 2-3 कंट्रीज ही एक दूसरे के अपोज में आके खड़ी हुई हैं, उसी को विश्व युद्ध की संज्ञा दे दी गई है। तो ये जो बड़ी बड़ी पावर्स एक दूसरे के अगेंस्ट आके खड़ी हो जाती है, यही विश्व युद्ध है, ठीक है। जिसमें ईरान एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर पावर है आज के समय में। आज के समय में अगर इजराइल को देखिए बहुत बड़ी पावर है, यूएसए बहुत बड़ी पावर है, और रशिया बहुत बड़ी पावर है। जब ऐसी सारी बड़ी पावर्स एक दूसरे के अगेंस्ट में आकर खड़ी हो जाएंगी, तो आप समझ सकते हो ये विश्व युद्ध ही है, चाहे वो डिक्लेयर करे चाहे वो ना करे। यूएन तो कभी डिक्लेयर नहीं करेगा ऐसे विश्व युद्ध, क्योंकि उसे पता है मुझे अपनी इमेज बचानी है। ऐसा ना हो जाए कि मेरे ही कार्यकाल में ये अनाउंस हो जाए कि एक तीसरा विश्व युद्ध हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो कभी अनाउंस नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो सर्कमस्टेंसेस है, यही सारी की सारी जब आप लोग सीख लोगे, पढ़ लोगे, तब जाके प्रेजेंट सिनेरियो समझ आता है कि प्रेजेंट सिनेरियो में हकीकत है क्या। अगर इसी कंट्री में हम लोग बात करें कि जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ये कंट्रीज किसको सपोर्ट करेंगे, कहां जाएंगे ये कंट्रीज अगर इस विश्व युद्ध में आए। क्योंकि ये बात ध्यान रखना, जर्मनी अपनी खोई हुई लीगेसी आज भी पाने की कोशिश करता है। जर्मनी को पता है वो ऐसा पावरफुल नेशन था दुनिया में कि पूरी दुनिया उसको मानती थी, ठीक है। जापान तो एक छोटा सा नेशन हो गया, तब भी बहुत सुप्रीम है, सुपर पावर कहला देता है कभी कभी, है ना। लेकिन जर्मनी की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई इस समय में, पूरे के पूरे काल के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। तो जर्मनी के लोग भी चाहेंगे कि वैसा ही नेशन हमें मिले जैसा पहले था।
तो वो भी विश्व युद्ध का सहारा लेंगे जाके और इस विश्व युद्ध में अपने आप को खुदाएंगे जाके। फिर ब्रिटेन क्यों चुप बैठेगा, ब्रिटेन को भी मौका दिखेगा, अरे ठीक है यार औपनिवेशिक चीजें हो सकता है फिर से शुरू हो जाए, है ना, तो हो सकता है हमें फिर से औपनिवेश को बढ़ावा देने को मिल जाए, तो वो क्या करेंगे, औपनिवेशिक चीजों को बढ़ावा देने के लिए इन सारी चीजों को बढ़ाएंगे, तो वो औपनिवेशिक चीजें बढ़ना शुरू हो जाएंगी वहां से, तो ब्रिटेन भी कूदेगा। ब्रिटेन किसको समर्थन करेगा, यूएसए को करेगा, क्यों, कारण तो ये तो लॉजिक नहीं, ऐसा तो रशिया पहले उधर था फिर इधर आ गया, ये तो कारण नहीं। कैपिटलिस्ट फिलॉसफी मतलब पूंजीवाद को सही है, बड़े हो रहा तुम लोग, धीरे धीरे समझ आ रही है। नहीं ठीक है, तुम्हारा आंसर पहले तो ये वाला ठीक है कि पूंजीवादी जो सोच है कहीं ना कहीं एक सोच ये है कि यूएसए को समर्थन देंगे। भारत किसका समर्थन करेगा, ये मैंने पहले भी बताया, भारत डिप्लोमेटिक नेशन है, वो न्यूट्रल रहेगा, वो किसी को समर्थन नहीं करेगा। थर्ड फ्रंट जब खुलेगा तो किसी ना किसी का साथ तो फ्रंट ग्रुप में आपको देने नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कौन बोला थर्ड फ्रंट का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल रहना भी तो होता है, जिसके साथ ज्यादा गलत हुआ होगा भारत बोल देगा भाई इनके साथ बुरा हुआ, ठीक है और क्या करेगा, बस जयशंकर को नहीं सुना आपने, अभी मोदी जी ने एक बयान दिया था जब इजराइल के ऊपर हमास ने अटैक दिया था ना, और उन्होंने बोला था वहां पे हमास के द्वारा कुछ बच्चों की हत्या कर देगी जो गलत है, बोला क्या, इससे पूरा भारत क्या समझ बैठा, इजराइल को समर्थन करने लगा भारत। तो ये तो हमारी आइडियोलॉजी है ना, उन्होंने तो अपनी संवेदना व्यक्त करी थी। बाद में जयशंकर जी आए जो हमारे विदेश मंत्री है, वन ऑफ द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है, वो आए, उन्होंने आके साफ किया लोगों को कि हमारा टेक नहीं है इजराइल का समर्थन करना, हम यहाँ पर अभी भी न्यूट्रल है, और अगर इन फ्यूचर हमारे ऊपर ये कंडीशन ही आ गई कि हमें किसको समर्थन करना है तो पैलेस्टीन हमें फेवर करना हमारे लिए सही होगा, और पैलेस्टीन को फेवर करने की मजबूरी है भारत की, वो मजबूरी है कि जैसा कश्मीर का विवाद है वैसा पैलेस्टीन वाला विवाद है, तो फिर हमें कश्मीर भी खोना पड़ेगा, यहाँ से लोग हमारे ऊपर क्वेश्चन उठाएंगे फिर क्यों तुमने कश्मीर को कब्जा करके रखा हुआ है, तुम भी तो इजराइल बन रहे हो, फिर या तो फिर भारत सीधा आ जाए हाँ मैं हिटलर हूँ, मैंने किया या तो फिर इसी पे आ जाए भारत। भारत उस वजह से भी मतलब अगर कूदेगा तो अगर भारत कूदेगा जब चीन और पाकिस्तान एक तरफ इकट्ठा होंगे तो भारत को, हाँ देखो वैसे प्रॉब्लम पता क्या हुई है, कुछ टाइम से हम लोग देख रहे हैं भारत की जो फॉरेन नीतियां हैं वो फॉरेन नीतियों के अंदर एक चीज बहुत मिसिंग है, ये आप लोग देखोगे बहुत अच्छे फॉरेन मिनिस्टर हैं हमारे, प्राइम मिनिस्टर भी इसके ऊपर कार्य लगातार कर रहे हैं, लेकिन एक चीज हमने बहुत मुश्किल में डाल दी है, और वो चीज डाल दी है अपने पड़ोसी नेशन, सारे के सारे हमारे दुश्मन सब, अगर आप भारत को ऐसे बीच में रखो और ऐसे सर्किल घुमाओ तो पूरे दुश्मन है, क्योंकि हमें वहां से फ्रांस सपोर्ट करने यहाँ नहीं आएगा, हमें वहां से यूएसए सपोर्ट करने नहीं आएगा, हमें तो यहाँ से बांग्लादेश ही कुछ ना कुछ समर्थन देगा, हमें यहाँ से श्रीलंका ही कुछ ना कुछ समर्थन देता, यहाँ से चाइना ही कुछ ना कुछ बोलता, अब मालदीव उससे भी दुश्मनी हो गई साफ साफ, मालदीव से भी घिर गए हम लोग, ठीक है हाँ जो भी हो, लेकिन हुई तो भारत से ही है, अगर हम देखें तो भारत पाकिस्तान से एक तरफ से तो है ही पहले से, उससे तो चल ही रहे डिस्प्यूट, ऊपर चले जाओ तो चाइना से सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं, थोड़ा नीचे आओ तो नेपाल पड़ोसी हमारा वो हमें गुना आ रहा है जबरदस्ती, ठीक है बिना किसी बात के, क्योंकि उसके ऊपर चाइना हाथ रखा हुआ है, कह रहा है तुम्हें जो करना करो, भूटान वाले बोल रहे हैं दो जो देना है हमें पैसा दो, जो भी देना है भारत का समर्थन नहीं करेंगे, वो साफ खड़े होकर बोल रहे हैं भूटान वाले, ठीक है भूटान खिलाफ, नेपाल खिलाफ, चाइना तो खिलाफ था ही, नीचे चाइना का कंट्रोल श्रीलंका के ऊपर है, तो श्रीलंका जैसा चाहेगा वो करने के लिए अपनी मर्जी से तो नहीं कर सकता, चाइना जैसा चाहता है वो श्रीलंका करता है, तो श्रीलंका के भी हम कंट्रोल में, इधर बचा था मालदीव थोड़ा बहुत, अब वो मालदीव भी गया, तो बांग्लादेश बात की नीति अपनानी चाहिए, इन छोटे छोटे जैसे नेपाल है, भूटान है, हाँ देखो दो ही तरीके हैं इस सबसे निकलने के, हाँ दो ही तरीके, एक तो यही वाला है सीधा जाके अटैक करो और अटैक करके कैप्चर करो, लेकिन वो उल्लंघन हो जाएगा कुछ संधियों का, इसलिए भारत ऐसा नहीं कर सकता, और दूसरा सबसे बड़ा जो वो है अगर हम कुछ कर सकते हैं इसके अंदर तो सभी नेशन के साथ में वार्ता करें, ठीक है वार्ता करें बैठ के, वार्ताओं से बैठ के फिर सारे के सारे लोग सोल्यूशंस निकालें और सोल्यूशन निकाल के सबको अपना दोस्त बनाने की भारत कोशिश करे। मालदीव के साथ विवाद को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए था मेरे अनुसार, मुझे जो लगता है, ठीक है मालदीव ने जो बढ़ाया, मालदीव ने जो चीजें बोली, वहां के 3 मिनिस्टर्स ने बोला
और 3 मिनिस्टर्स को तुरंत के तुरंत पोस्ट से हटा दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। इससे ज्यादा सजा कुछ नहीं हो सकती किसी भी पार्लियामेंट के लिए। उन्होंने सजा दी, खत्म कर दिया। भारत का रुख नहीं बदला फिर भी, ठीक है। भारत लगातार उसी बात पे लगातार उलझा हुआ है कि नहीं बोल कैसे दिया। भारत ने तो कुछ बोला ही नहीं है, तो हम लोग बोल रहे हैं ना, यहाँ की जनता बोल रही नहीं। अभी आपने सुना का मिनिस्टर्स को, अभी आपने मिनिस्टर्स की वो सुने स्टेटमेंट्स। जितने मिनिस्टर्स हैं वो सारे के सारे लोग साफ तौर पर लिख के ट्वीट कर रहे हैं कि मालदीव से अच्छा तो लक्षद्वीप है। साफ साफ ट्वीट चल रहा है। अब इससे क्या मतलब है कि अब मालदीव को कॉर्नर कर रहे हैं। वो थोड़ी कर रहा है, अपने यहाँ का प्रमोशन कर रहा है कि लक्षद्वीप भी एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस लेकिन है। क्यों कर रहे हैं? इससे पहले कहाँ थे? हमारी भी तो वो है ना, इससे पहले कहाँ थे तुमको बढ़ाना है। हम? इससे पहले कहाँ थे? तो अब हम अभी इशू शुरू हुआ ना मालदीव वाला, तो हमने अभी लक्षद्वीप को उठा लिया। नो डाउट लक्षद्वीप इज अ बेस्ट प्लेस, मालदीव से भी अच्छा है, मानने को ठीक है। लेकिन हम क्यों दुश्मनी ले रहे हैं जब हमको पता है हम ऑलरेडी चारों तरफ से ऑलरेडी घिरे हुए हैं। अगर इस समय ये सारी कंट्री को चाइना ने एक कर लिया और बैठा ली किसी दिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, नेपाल भी आओ, भूटान भी आओ, पाकिस्तान भी आओ, मालदीव भी आओ, लंका भी आओ, और सबको बैठा के फिर जो इसने स्टेटमेंट दिए तो सारा का सारा भारी पड़ जाएगा भारत में। उस समय यूएसए वहां से नहीं आएगा कि अरे ठीक है मैं तुम्हें समर्थन कर रहा हूं, क्योंकि यूएसए खुद पाकिस्तान को समर्थन करता है। ये हम शुरू से देखते हैं, 1971 से 61 सब देखा हम लोगों ने। तो वो शुरू से हथियार बेचने होते हैं, वो करते ही समर्थन। रशिया इस समय आ नहीं पाएगा क्योंकि वो खुद उलझा पड़ा है अपने वॉर के अंदर, तो वो अपने लोगों को देखेगा या यहाँ आएगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या हमने खुद क्रिएट कर ली है। और इसका सोल्यूशन देखो, कुछ अच्छा या बुरा मानने वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। इसका सीधा एक मसले का समझौता होना चाहिए। कोई छोटा बड़ा नहीं होता जब फॉरेन रिलेशंस की बात आती है, जब विदेश नीतियों की बात आती है। हम बहुत सी जगह बहुत सारे नेशंस के सामने जाकर अतिथि देवो भव या नमस्कार करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, बोलते हैं, कहते हैं ना वैसा, और दुनिया के सारे नेशंस में बोलते हैं। मालदीव की सरकार की अगर हम लोग बात करें, बहुत बुरी सरकार है, जो भी कर रही है गलत कर रही है वहां पर, जो भी हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ मालदीव से हम सॉर्ट आउट करें, मैं तो ये कह रहा हूँ जो सराउंडिंग नेशंस है हमारे पास में उनसे सॉर्ट आउट करें। एक दुश्मन रखना है, रखो परमानेंट, पाकिस्तान है तो है, कोई दिक्कत नहीं, रखो। लेकिन पाकिस्तान के और दोस्त क्यों बना रहे हैं हम लोग? इससे तो लोग कहेंगे यार पाकिस्तान ही ठीक है, ये भारत की बुद्धि ऐसी है, तो हम लोग भारत के कंट्रोल में आएंगे, ये हमें कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो धीरे धीरे लोग पाकिस्तान की आइडियोलॉजी की तरफ मूव करेंगे। इससे होगा भारत का नुकसान। लेकिन सर आपने जो अभी बोला कि हम अभी क्यों कर रहे हैं, लेकिन जब देख रहे हैं जो वहाँ का प्रधानमंत्री है तो वो अभी वो भारत के नारे लगाए थे कि मतलब इंडिया जाओ यहाँ से, तो वो ऐसा क्यों कर रहा है? जब वो ऐसा स्टैंड ले रहा है तो हमें भी स्टैंड लेना पड़ेगा। मैं बोल रहा एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर वो चाइना गया, वो उसकी विदेश नीति है, वो चला गया चाइना, मैं कह रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ उसकी विदेश नीति है, वो चाइना जाना चाहता है, गया चाइना। कई बार मालदीव के अगेंस्ट में भारत भी तो गया इधर उधर नेशन। मालदीव कभी पसंद नहीं करता है श्रीलंका के अंदर इन्वॉल्वमेंट, लेकिन भारत की अच्छी दोस्ती थी श्रीलंका के साथ में। मालदीव बोलता रहता था क्यों कर रहे हो यार, श्रीलंका हमको नुकसान करता है, लेकिन भारत करता था। तो अगर उसकी विदेश नीति है चाइना से पहले अच्छे संबंध करना, अगर वो ऐसा सोच रहा है तो फिर इसके अंदर भारत को नहीं कूदना चाहिए था इस बात को लेकर। भारत को अपना रुख ये रखना चाहिए था, ठीक है आपका हमारे यहाँ भी मोस्ट वेलकम है, आपने जैसे चाइना में गए वैसे आप हमारे यहाँ भी आइए, मोस्ट वेलकम, हम आपको इनवाइट करते हैं, आइए हमसे मिलिए आके। तो भारत ऐसा कर सकता था। इशू तो वहीं से शुरू हो गया कि जैसे वो चाइना गए वहीं से अपील या बातें होना शुरू हो गई कि ये चाइना समर्थक है, ये ऐसा है। और इस सब में कोई पॉलिटिकल पार्टी का योगदान नहीं है, सबसे बड़ा योगदान है हमारे यहाँ की मीडिया का। ये मीडिया जो करती है ना, कहां से प्रॉब्लम तो ये जो मीडिया है ना, इस मीडिया ने इतना उछाला है इस मुद्दे को कि मालदीव तो चाइना समर्थक हो गया, मालदीव ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो वहां के लोग बेवकूफ थोड़ी बैठे, वो भी तो ये मीडिया देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है भारत का रुख वही है जो मीडिया बोल रही है वहां पर, तो उन्हें ये लगा, तो उन्होंने उसके अगेंस्ट में अपना रिएक्शन दिया, मोदी जी के अगेंस्ट में टिप्पणियां करी जो बहुत गलत थी। वहां की सरकार ने भी इस बात को माना, सबको सस्पेंड कर दिया। उसके बाद में क्या हुआ, मोदी जी चले गए लक्षद्वीप घूमने वहां से फोटोज भी खींच खींच के भेज रहे हैं, ठीक है। और नीचे कमेंट्स आ रहे हैं उन्हीं के मिनिस्टर्स के द्वारा कि मालदीव से अच्छा तो लक्षद्वीप है, ठीक है। तो इससे क्या हो रही है, सारी चीजें और उलझेंगी ना। क्यों हीरो बनना है ऐसे समय में? हीरो हो आप, पता है, ठीक है, लेकिन ऐसे समय में जहाँ पे सर्कमस्टेंसेस है, आपका कहना ये है कि
खामोश रहना ही बेहतर होगा। भारत ने हमेशा नीतियों को सुलझाने के लिए जहां खामोश रहना पड़ा रहा है, जहां अटैक करना पड़ा है किया, लेकिन ये समय वो है। तो इतने बड़े नेशन है, इतने बड़े, उनसे भी खामोश रहना पड़े तो काय बात है भारत हमारा। अरे नहीं, ये तो जिद वाली बात है, ठीक है, ये तो जिद देखो मैंने बोला दो चीजें, मैंने कहा दो चीजें, या तो मोदी जी साफ साफ कह दें वॉर अगेंस्ट ऑल, साफ साफ, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो सबसे आगे खड़ा होऊंगा जाके, लाओ किसे मारना है, ठीक है, मैं खड़ा होऊंगा जाके, बस मोदी जी अनाउंस कर दे वॉर अगेंस्ट ऑल, मैं उस नीति के भी बहुत समर्थन में हूँ। लेकिन अगर आप वो नहीं कर पाओ तो फिर आप सीधा बोल दो कि हमें भाई अच्छी दोस्ती करके रखनी है अपने आसपास के नेशन से, कुछ एक तो स्टेप लो, यहाँ पे न्यूट्रल रहना सही नहीं है, क्योंकि इससे दुश्मनियां बढ़ रही हैं और भारत घिर रहा है, इस बात को देख लीजिए आप, और ये चीज आगे इम्पैक्ट करेगी, हमको बहुत इम्पैक्ट करेगी, अर्थव्यवस्था हमारे यहाँ की खराब होगी इससे, पॉलिटिकल चीजें जो हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था नुकसान करेगी, और इस नुकसान की भरपाई कोई और नहीं करेगा, यहाँ का मिडिल क्लास करेगा, यहाँ के आम लोग करेंगे, यहाँ पे वो महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल की कीमतों में उछाल होगा, क्योंकि हम अपने रिलेशंस जो है वो जो कतर है, दुबई है, सऊदी है, उनके साथ अभी बहुत अच्छे बना के रखे हैं, हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो रिलेशंस खराब तब हो जाएंगे जब पाकिस्तान सारी कंट्रीज के साथ मिलकर भारत के अगेंस्ट में बोलना शुरू कर देगा, तो वो कहीं ना कहीं इस्लामिक एजेंडा उठा लेंगे, सब लोग कहेंगे भाई इस्लामिक फिलॉसफी को सपोर्ट करो, ठीक है, तो वो वाला एजेंडा शुरू हो जाएगा, तो ऐसे एजेंडा से भारत को नुकसान होगा, आगे चल के महंगाई हमारे यहाँ ही बढ़ेगी और हम ही को उसका नुकसान उठाना। मैं तो सिंपल बोल रहा हूँ, वॉर अगेंस्ट ऑल बोल दो, और वॉर अगेंस्ट ऑल अगर आपने बोल दिया तो फिर ये कॉन्सेप्ट वही हो गया कि भारत किसी के सामने नहीं झुकेगा, ना किसी की आंख देखने वाला है, ठीक है, अगर आपने दिखाई आंख तो आप आंख फोड़ भी देंगे, ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर जाओ तो एक्सट्रीम जाओ, नहीं जाना है तो फिर न्यूट्रल हो, एकदम जीरो, बिल्कुल चलो सबके साथ अच्छा बना के, ये बीच का जो होता है ये फंसा देता है, ठीक है। अभी सुनने में आया था कि रूस की नौसेना जो है वो भारत के तटीय क्षेत्रों में खड़ी है, क्योंकि श्रीलंका ने पोर्ट पे कब्जा किया है, वो चीन ने श्रीलंकाई पोर्ट पर कब्जा कर रखा है, इस वजह से कि अगर चीन कुछ भी आगे कदम उठाता है तो रूस की सेना जवाब देने के लिए खड़ी है भारत के लिए। तो सर इसका परिप्रेक्ष्य हम क्या लेंगे कि भारत अपनी सेना क्यों नहीं लगा रहा है कि रूस की सेना वहां खड़ी हुई है? नहीं, देखो कोई भी कंट्री की कोई एक नीति होती है, धारणा होती है, वो चाहती है कि मैं अपना समर्थन दिखाऊं। अगर कोई कंट्री आगे बढ़ के अपना समर्थन दिखा रही है और भारत बोलते नहीं मुझे तुम्हारी सेना की जरूरत नहीं, मुझे तुम नहीं चाहिए, तो आगे चल के अगर हमें वॉर में जरूरत पड़ी तब तो वो कहेगा हाँ आपका है नहीं बोल रहे, आपके लिए क्यों बोल रहे? बात वो नहीं है, मतलब तो भारत को भी एक अपनी टुकड़ी तो लगानी चाहिए ना उनके उसमें, भले ही रक्षा अभ्यास कर ले, नौसेना का रक्षा अभ्यास कर ले, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब भारत रशिया को जाके समर्थन करे आपके हिसाब से, सेना भेज के? सर वो तो समर्थन पहले ही करता आया है, बहुत पुराना मित्र है, सेना भेज के, सेना जैसे कि जो हमारे जो आता है ना भारत के क्षेत्र की जो समुद्र के एरिया आते हैं वहां पर रूस की सेना खड़ी हुई है, तो भारत को भी अपना एक जहाज भेजना चाहिए ना। नहीं, इससे इंडिकेशन पता क्या जाएगा, भारत यूक्रेन को अटैक करना चाह रहा है और रशिया का समर्थन करना चाह रहा है, इससे सीधा इम्पैक्ट ये जाएगा। तो भारत भी तो ये बात सोच रहा है मैं यूक्रेन से दुश्मनी क्यों लूं, अभी मैं क्यों बोलूं यूक्रेन के अगेंस्ट में, जब एक्सट्रीम आ जाएगा बिल्कुल, जब सारे नेशन बोलेंगे कि अब बोलो तब मैं स्टैंड लूंगा, मुझे सेना भेजनी होगी भेजूंगा। अभी ऐसे माहौल में बोलने की कोई जरूरत ही नहीं, अभी तो भारत ने किसी का स्टैंड ही नहीं लिया है ना, ना इजराइल को बोल रहा है, ना फिलिस्तीन को बोल रहा है, ना फिर यूक्रेन या रशिया को बोल रहा है, किसी को नहीं बोल रहा है, तो बोलना भी नहीं चाहिए इस समय। जब लगेगा एक्सट्रीम हो गया तब भारत बोलेगा या तो मुझे न्यूट्रल रहना है, एक स्टेटमेंट बोल देगा, या तो बोलेगा नहीं अब वोट पड़ेंगे, अब बताओ वोट के आधार पर कौन किसके साथ रहेगा। जैसे अभी आईसीजे वाला कॉन्सेप्ट हुआ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाला, उसके अंदर बोला जा रहा है ना इजराइल गलत है या फिलिस्तीन गलत है, अब वहां पे भारत का वोट मांगा गया, अब वहां भारत को देना ही पड़ेगा वोट, वहां न्यूट्रल रह नहीं सकते, वहां देना पड़ेगा। अब भारत देखो किसको वोट देता है, तो जहां आ जाएगी भारत वहां बोला। अभी बुक आई है जयशंकर प्रसाद जी की भारत मैटर्स, तो सर ये हमारे आस पड़ोसी देशों को एक संकेत देने के लिए निकाली है उन्होंने क्या कि भारत मैटर्स में बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहली चीज तो उन्होंने तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ इंडिकेशन दिया है, ठीक है, उन्होंने बोला है कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा बहुत जल्द,
बहुत जल्द का मतलब समझ लो कि 27 और 28 तक की बात हो रही है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहलाएगा इन एनी फॉर्म, हर तरीके से, ठीक है। तो एक तो वो चीज हो गई, उसमें बात की गई है। पॉलिटिकल टेरिटरीज के फॉर्म में उन्होंने जो बात की है, राजनीतिक परिदृश्य को अगर देखा जाए तो उन्होंने बोला है भारत का जो स्टैंड रहता है, भारत जो हमेशा समर्थन करना चाहता है वो ऐसे नेशंस को समर्थन करता है जिनके साथ गलत हो रहा है। ये बात उसमें लिखी हुई है साफ साफ तौर पे। तो उन्होंने बोला भारत मैटर्स करता है, भारत की सोच मैटर करती है। लोग ये ना समझे कि भारत अगर डिप्लोमेटिक नीतियां अपना रहा है तो भारत का कोई स्टैंड नहीं। भारत मैटर्स इसलिए भी करता है कि आसपास के नेशंस अगर उसे आंख दिखाएंगे तो वो भी उनको आंख दिखा सकता है, जो अभी दिखाया मालदीव वाला जो भी केस हुआ सारा का सारा। तो उसके अंदर उन्होंने भारत के एक स्टैंड को बहुत क्लियर रखा है। अभी तक उन्होंने बोला था कि कोई भी आगे झापड़ मार दो हम दूसरे गाल पे ले लेंगे, ये नीति भारत में। लेकिन अब भारत ने बोला झापड़ हाथ ही नहीं उठने देंगे तुम्हारा, तुम उठा के दिखाओ। इस नीतियों तक पहुंचा है भारत धीरे धीरे। तो जब ये नीतियां भारत डेवलप कर रहा है, ये सोच डेवलप भारत कर रहा है, तो आप इससे समझ सकते हो कि भारत जो है एक एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहा है। और मैं तो चाह रहा हूँ वो एक्सट्रीमिज्म आए, मैं तो चाह रहा हूँ, और ऐसा एक्सट्रीमिज्म आए कि भारत भी, इंडिया भी पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा नेशन जाना जाए कि जिसने सभी कंट्रीज का तख्ता पलट दिया। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा कि भारत नेशन जैसा हिटलर अपने लिए सोचता था देश के लिए कि उसको हर जगह लिविंग स्पेस दे जर्मन के लोगों को, हमें अच्छा नहीं लगेगा कि इंडिया के लोगों को हर जगह लिविंग स्पेस मिले, इंडियन जाके रहे हर जगह, हमें भी तो अच्छा लगेगा। तो हम खुद समर्थन करते हैं इस बात का कि करो भाई, जितना भी विस्तारवादी नीति अपनानी है, साम्राज्यवादी अपनानी, अपनाओ, चाहते हैं। अभी ब्रिटेन ने हमको रूल किया था, जाओ ब्रिटेन में रूल करो, जाके कोई आपत्ति नहीं, करो। वो मानते ही नहीं खुद को भारतीय, उन्हें सोच देख लेना उनकी एक बार, बहुत ही वो मतलब छोड़ो है। हाँ तो आ तो रही है मतलब क्यों पड़ी थी वहाँ? हर जगह देखो, जो भी देश होते हैं जिनके अच्छे संबंध होते हैं किसी देश के साथ में, वो अपनी एक सेना की टुकड़ी किसी देश की सहायता के लिए, उसको ट्रेन करने के लिए या उसके सहयोग के लिए हमेशा भेज के रखते हैं। और वो ऐसा नहीं कि हजारों की सेना भेज देते हैं, 80, 100, 200 ऐसे लोग, ठीक है, बटालियन ऐसे लोग जाते हैं। तो उसमें कुछ गलत नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। मालदीव की अर्थव्यवस्था तो कतई रोल है, बोल तो रही है, महंगाई बढ़ तो रही है। $2 का हम लोग दवाई होती है $2 की बेचते हैं, अब उसे वो अमेरिका $142 में देगा, तो बिल्कुल, और चीन $62 में देगा, तब भी बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो वो आएगा ना मालदीव, अभी वेट तो करो, कहाँ जाएगा मालदीव, आएगा ना एक समय तो आएगा, जब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जब उसे लगेगा कि अरे यार सब बर्बाद हो गया, ठीक है, तो वो करेगा। लेकिन देखो यहाँ पे दूसरी कंट्रीज फायदा उठाती है, यूएसए यहाँ फायदा उठा सकती है। यूएसए बोलेगा अच्छा वहां से $2 का मिल रहा था, चलो तुम्हारे उसके साथ संबंध अच्छे नहीं है, मैं भी तुमको $4-5 में नहीं देता हूँ। यूएसए फायदा उठा सकता है यहाँ पे। अगर यूएसए चाहेगा संबंध अच्छे ना हो तो यूएसए वहां अपना लॉस भी कर लेगा, उसे फर्क नहीं पड़ता फिर, ठीक है। तो वो फॉरेन नीतियां हैं, जिसकी जो नीति है उस हिसाब से जाएगा। लेकिन फिलहाल विश्व में एक तीसरा विश्व युद्ध जन्म ले रहा है धीरे धीरे, है ना, और वो विश्व युद्ध किस तरफ जाएगा, कैसे जाएगा। केंद्र पोलैंड ही बन रहा है फिर से, हाँ कह सकते हैं। 15 करोड़ आदमी वाले अपनी कंपनी में 15 करोड़ आदमी भर्ती कर ले, 15 करोड़ लोगों को। अगर तुम्हारी भर्ती हो जाए 15 करोड़ की जरूरत ही नहीं, तुम अकेले का कहना मैं बात करूंगा तुम आर्मी के साम्राज्य को बना दिया जाए, वही बना दिया, मैं तुमको भर्ती कर लूंगा। तुम्हें कमांडर इन चीफ बनाया है, कमांडर इन चीफ बना के ओपन फॉर ऑल कर दिया। ये होगा सबको अरे आते देना बैठे बैठे चीन से को विवाद है, चीन तुम चुप रहो। ऐसे नहीं चलता देश, ऐसा ऐसा नहीं होता, ऐसा देश नहीं चलता। चीफ ऑफ कमांडर, तो नाम तो सही से ले लो, कभी कुछ बंदा कमांडर इन चीफ होता है, नाम सही से लेना नहीं, लो बंदा भैया। चलो और कुछ होगा, इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ लिया तुम लोग ने, और हिस्ट्री के साथ क्या बात बताइए, कल में कर तो लेना चाहिए, बस जल्दी करने वाले, हिटलर आ जाए बस हमारे यहाँ, फिर कर लेंगे, इंतजार करना है हम, कोई
कोई ऐसा मसीहा अब है। मुझे बना दे सर। हाँ ठीक है चलो, ये देखो द्वितीय विश्व युद्ध। हमें क्या करते हैं हम तो अरे खामोश हो यार, अब तुम्हें पकड़ के फेंक देंगे 4 लोग बाहर। अब हो जाओ, चुप हो जाओ, तुम तो लूप पे शुरू हो जाते हो। ठीक है, तो ये सेकंड वर्ल्ड वॉर, इसके अंदर जो हिटलर का राइज हो चुका था, ये क्या हो गया? ये भी बोल रहा है कल पढ़ाना सर। ठीक है, थैंक यू सो मच, कल ही पढ़ना। हिटलर क्या हुआ था? सर इसका भारत का परिप्रेक्ष्य है। हाँ किसमें? द्वितीय विश्व, अभी द्वितीय विश्व पढ़ा था तो पढ़ के भी आ गया, तो अभी उसी में चल। अभी हमने बात करी सिर्फ द्वितीय विश्व युद्ध के खड़े होने के पीछे कंडीशंस क्या है। अभी द्वितीय विश्व युद्ध के पीछे बहुत सारी कंट्रीज कौन आई, कैसे आई, सारी कंट्रीज आपस में कौन, उसके इवेंट्स क्या क्या है, वो सब देखना है। अभी देखेंगे सारी चीजें। चौथी दो गई, एक चौथी एक पैंतीस दो गई। नहीं, ये तो अलग है, दोनों चीजें एकदम अलग हैं। सर एक पैंतीस दो गई। ये स्वास्तिक एक्चुअल में है या नहीं है, इस पर बताओ। रोके सर। उसका ये सिंबल है। हाँ, इसमें बहुत सारी आइडियोलॉजी है। बोला जाता है कि हिटलर प्रभावित था कहीं और एक सिंबल सर्च ही करता था, तो उसको हिंदी फिलॉसफी में कहीं ना कहीं पूरा इंटरेस्ट आया, उसने यहाँ से उठाया।